हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है टेल टाइम्स पर। आपको पूरी कहानी का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। रिबॉर्न ऑफ माई बिलियनर हीरो एपिसोड 1। हाई ऑन लाइफ क्लब। मुंबई टॉप फ्लोर पर बना क्लब, जो पूरा क्राउड से भरा हुआ था। एक लड़की क्राउड के बीचों बीच बहुत ही ज्यादा बोल्ड डांस कर रही थी। इस वक्त उसने एक व्हाइट कलर की शॉर्ट लेंथ ड्रेस पहनी हुई थी और उसका मेकअप भी काफी ज्यादा बोल्ड था। उसके आसपास उसकी कई सारी फ्रेंड्स थी, लेकिन वहां पर कुछ लड़के भी थे जो उस लड़की को देखकर खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे और उसे किसी तरह टच करने की कोशिश कर रहे थे। उनमें से एक लड़का डेविल स्माइल के साथ उस लड़की के बिल्कुल करीब आया और उसकी कमर पर अपना हाथ रखकर उसे अपने करीब खींचते हुए बोला, बेबी, सिर्फ डांस ही करती रहोगी या फिर कुछ और भी करने का इरादा है? वो लड़की उसकी बात सुनकर गुस्से से उसे देखने लगी। हालांकि उसने बहुत ज्यादा ड्रिंक की हुई थी और वो खुद इस तरह से डांस कर रही थी कि लड़के उसके लिए पागल हो जाए, लेकिन उसे उस लड़के का टच करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। लेकिन वो कुछ कहती उससे पहले ही एक दूसरी लड़की वहां पर आई और उस लड़के को पीछे की तरफ धकेलते हुए डांस कर रही लड़की की तरफ देखते हुए बोली, ये तुम क्या कर रही हो? नहीं अंशिका, कल तुम्हारी एंगेजमेंट है और आज तुम इस तरह से क्लब में? उस लड़की की बात सुनकर अंशिका ने तुरंत उस लड़की को धक्का दिया और गुस्से से बोली, तुम यहाँ पर आई कैसे? तुम्हें यहाँ अंदर आने की इजाजत भी किसने दी? यू ब्लडी पुअर गर्ल। वो लड़की फिर से बोली, देखो मेरी बात सुनो अंशिका, मैं जानती हूँ मेरे यहाँ पर आने पर तुम्हें गुस्सा आ रहा होगा, लेकिन मेरी बात समझने की कोशिश करो। ये सब तुम्हारे लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। मुझे नहीं लगता शेखावत फैमिली को ये सब चीजें पसंद आएगी। तुम प्लीज यहाँ से चलो, कल तुम्हारी एंगेजमेंट है, तुम्हें उसके लिए रेस्ट करने की जरूरत भी है। ये बोलकर जैसे ही उसने अंशिका को एक बार फिर से छूना चाहा, अंशिका ने उसे जोर से धक्का दिया और बोली, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मुझे टच किया? औकात नहीं है तुम्हारी अंशिका ठाकुर को टच करने की, इसलिए अपनी लिमिट में रहो। तुम सिर्फ मेरी नौकरानी हो और नौकरानियां सर झुकाकर खड़ी रहती हैं, सर उठाकर मालिकों की तरफ देखती नहीं। उसकी बात सुनकर उस लड़की को बुरा लग रहा था। उस लड़की का नाम अति था, दिखने में बेहद खूबसूरत, रंग एकदम चांद जैसा और नैन नक्श तो जैसे भगवान ने बड़ी फुर्सत में बनाए थे। खूबसूरती शब्द भी जिसकी खूबसूरती के सामने फीका पड़ जाए, ऐसी बला की खूबसूरत थी वो लड़की। ऐसा नहीं था कि अति सच में अंशिका की सर्वेंट थी, वो बस उनके घर रहा करती थी क्योंकि उसका इस दुनिया में कोई भी नहीं था। उसका भाई अजय ठाकुर फैमिली के लिए काम करता था और कुछ वक्त पहले अजय की मौत हो गई थी, जिसके बाद ठाकुर फैमिली ने उसे अपने घर में रहने की इजाजत दे दी। और कहीं ना कहीं अति को भी ठाकुर फैमिली की बात सही लगी, क्योंकि उसके पास वहां पर रहने के अलावा और कोई ऑप्शन ही नहीं था। अति एक बार फिर से अंशिका को रोकने की कोशिश करते हुए बोली, तुम बहुत ज्यादा नशे में हो अंशिका, और यहाँ लड़के तुम्हारा फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं, तुम क्यों उन्हें मौका दे रही? उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही अंशिका ने एक जोरदार थप्पड़ अति के गाल पर जड़ दिया और गुस्से से बोली, बकवास मत करो, तुम्हें क्या लगता है मैं नशे में हूं तो कोई भी ऐरा गैरा मुझे हाथ लगाएगा? मैं अंशिका ठाकुर हूं, अति वर्मा नहीं, जिसे कोई भी मुंह उठाकर हाथ लगा जाए। ऐसे शौक तुम्हें ही होंगे। अंशिका ठाकुर जश्न सिंह शेखावत की है और जश्न सिंह शेखावत सिर्फ और सिर्फ अंशिका ठाकुर का। नाउ जस्ट गेट लॉस्ट। ये बोलकर अब उसने जोर से अति को धक्का दिया। अति ने अपने गाल पर अपना हाथ रखा हुआ था। वो नहीं चाहती थी कि एंगेजमेंट होने से पहले अंशिका से कोई ऐसी गलती हो जिसकी वजह से पूरी ठाकुर फैमिली पर दाग लग जाए। बेशक से अंशिका उसकी रिस्पेक्ट नहीं करती थी, लेकिन ठाकुर फैमिली में कुछ लोग ऐसे थे जो अति को बिल्कुल अपना मानते थे और अति भी उनके लिए अपनी जान तक देने को तैयार थी। तभी अंशिका की एक फ्रेंड मोहिनी अंशिका के बिल्कुल करीब हुई और बोली, क्या अंशिका, तुम भी किसके लिए अपना मूड खराब कर रही हो? तुम जानती हो ना ये लड़की तुमसे कितना चिढ़ती है। तुम इसकी वजह से अपना मूड खराब मत करो। तुम आओ मेरे साथ, हम ड्रिंक एंजॉय करते हैं। ये बोलकर वो अंशिका को वहां से ले गई और अंशिका भी लड़खड़ाते हुए कदमों के साथ वहां ड्रिंक काउंटर पर चली गई। अति बस उन्हें जाते देखते रह गई। उसने अपने गाल पर अपना हाथ रखा हुआ था और हल्की सी उसके होठों आह निकल गई। तभी अचानक से उसे किसी का हाथ अपनी कमर पर महसूस हुआ। उसने तुरंत पलटकर देखा तो वो लड़का जो अंशिका को टच करने की कोशिश कर रहा था। अब वो अति की तरफ देखते हुए बोला, लगता है तुम्हें इस बात से जलन हो रही है कि मैंने उस लड़की को टच किया है, बट डोंट वरी, अगर तुम चाहो तो तुम भी मेरे साथ पूरी रात। ये बोलते हुए जैसे ही उसने एक बार फिर से अति की कमर पर हाथ रखा, अति ने जोर से उसे धक्का दिया और बोली, खबरदार अगर मुझे हाथ भी लगाया तो। वो लड़का रॉबिन गुस्से से अति की तरफ बढ़ते हुए बोला, तुमने मुझे धक्का दिया रॉबिन माथुर को? ये बोलकर जैसे ही उसने अति को पकड़ना चाहा, अति ने एक बार फिर से उसे जोर से धक्का दिया और तुरंत वहां से भागते हुए लिफ्ट की तरफ चल गई। रॉबिन के चेहरे पर डेविल स्माइल आ गई। वो तुरंत बोला, सॉरी बेबी, लेकिन इतनी आसानी से तो मैं तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगा।
ये बोलते हुए उसने अपने दोस्तों की तरफ इशारा किया तो वो लोग तुरंत अति के पीछे पीछे आए। अति पलटकर पीछे की तरफ देख रही थी और जैसे ही उसने रॉबिन और उसके दोस्तों को अपने पीछे आते हुए देखा वो और भी ज्यादा डर गई। उसने लिफ्ट के बटन जल्दी जल्दी में प्रेस करना शुरू किया और फिर उसके सामने लिफ्ट आकर रुकी। वो जल्दी से लिफ्ट में एंटर हुई लेकिन जब तक लिफ्ट का दरवाजा बंद होता तब तक रॉबिन उसके बिल्कुल करीब पहुंच चुका था। उसने लिफ्ट के दरवाजे पर अपना पैर रख दिया था जिसकी वजह से लिफ्ट का दरवाजा बीच में ही रुक गया था, लेकिन अति ने जोर से उसे धक्का दिया। रॉबिन पीछे की तरफ लड़खड़ा गया और लिफ्ट का दरवाजा अब बंद हो गया, लेकिन पीछे गिरने पर भी रॉबिन के चेहरे पर गुस्सा नहीं झलक रहा था बल्कि उसके चेहरे पर डेविल स्माइल थी। उसके दोस्त हैरानी से उसकी तरफ देख रहे थे। तभी एक शख्स रॉबिन के पास आया और उसने रॉबिन को नोटों का एक बंडल दिया। रॉबिन ने भी तुरंत वो नोटों का बंडल लिया और उससे अपने चेहरे पर हवा करने लगा। उसका एक दोस्त हैरानी से उसकी तरफ देखते हुए बोला, ये सब क्या है और वो लड़की कहीं भाग न जाए तो उसके पीछे क्यों नहीं जा रहा? रॉबिन बेशर्मी भरी मुस्कुराहट के साथ बोला, लड़कियों के साथ खेलना अच्छा लगता है लेकिन जब जेब में पैसा हो तो हमें लड़कियों के पास जाने की जरूरत ही नहीं होती। लड़कियां खुद हमारे पास भागी चली आती हैं। ये बोलकर वो वापस डांस फ्लो पर आया और आते ही उसने उन नोटों को लड़कियों पर उड़ाना शुरू कर दिया था जिससे वहां क्लब में डांस कर रही कई लड़कियां उससे चिपकने लगी थी और रॉबिन के दोस्त को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब हुआ क्या। वहीं दूसरी तरफ अति लिफ्ट में थी और लिफ्ट नीचे की तरफ जा रही थी। वो हद से ज्यादा बुरी तरह काम रही थी। उसे लिफ्ट में बहुत ज्यादा डर लगता था क्योंकि उसे क्लिस्ट्रोफोबिया था जिसकी वजह से उसे लिफ्ट जैसी जगह में बहुत ज्यादा डर लगता था। लेकिन रॉबिन से खुद को बचाने के लिए वो लिफ्ट में आ तो गई थी पर अब उसकी जान निकल रही थी और अब अचानक की लिफ्ट एकदम से रुक गई। अति जोर से चिल्लाई, डर से उसकी हालत बुरी हो रही थी। उसने जोर जोर से लिफ्ट का दरवाजा बजाना शुरू किया और चिल्लाते हुए बोली, प्लीज कोई मेरी हेल्प करो। लिफ्ट का दरवाजा खुला नहीं रहा है और ना ही लिफ्ट चल रही है। प्लीज कोई बचाओ मुझे घुटन हो रही है, मुझे सांस नहीं आ रही। ये बोलते हुए उसने अपनी गर्दन पर अपना हाथ रख लिया था और गहरी गहरी सांसें लेने लगी थी। उसे जोर जोर से खांसी होने लगी थी और साथ ही साथ उसका पूरा चेहरा लाल पड़ता जा रहा था। उसकी आंखों के सामने सब कुछ धुंधला छाने लगा था और आंखों से लगातार आंसू भी बह रहे थे। तभी अचानक से लिफ्ट का दरवाजा एकदम से खुला और एक शख्स जो लिफ्ट के दरवाजे पर खड़ा था वो अति की तरफ गहरी नजरों से देखने लगा। वही अति ने भी कुछ नहीं देखा, बस सीधा जाकर उस शख्स के गले लग गई। वो इस वक्त बहुत ज्यादा डरी हुई थी। वही उस शख्स ने भी उसकी पीठ पर अपने हाथ रख दिए और उसके चेहरे की तरफ देखने लगा था। वो शख्स कोई और नहीं जश्न सिंह शेखावत था। तकरीबन 6 फुट 2 इंच हाइट के साथ, उम्र तकरीबन 26 साल, हल्के घुंघराले बाल और बिजनेस लुक में वो जितना अट्रैक्टिव लग रहा था उतना ही ज्यादा डेंजरस भी लग रहा था। अति ने अपनी बाहें पूरी तरह से जश्न की पीठ पर कसी हुई थी और वही जश्न ने भी उसकी कमर पर अपने हाथ रखे हुए थे। वो उसे शांत करते हुए बोला, तुम बिल्कुल ठीक हो बेबी डॉल। जैसे ही अति के कानों में वो बेबी डॉल शब्द सुनाई दिया वो तुरंत जश्न से अलग हो गई और हैरानी से उसकी तरफ देखने लगी। उसने अगले ही पल अपना चेहरा झुका लिया। वो बहुत ज्यादा ऑकवर्ड फील करने लगी थी। वो बड़ी मुश्किल से खुद को संभालते हुए बोली, आई एम सो सॉरी। वो मैं बहुत ज्यादा डर गई थी। उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही जश्न उसके बिल्कुल करीब हुआ और उसके कंधों पर अपने हाथ रखकर बोला, तो क्या हुआ, मैंने तुमसे कुछ कहा क्या? तुम्हें इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है, तुम आओ मेरे साथ, आओ हम ऊपर। अति तुरंत पीछे की तरफ हुई और बोली, नहीं, वो मुझे घर जाना है, मुझे देरी हो रही है। आप शायद अंशिका से मिलने आए होंगे, आप जाए, कंटिन्यू कीजिए, मैं चलती हूँ। ये बोलकर वो तुरंत वहां से बाहर की तरफ भाग गई। वही जश्न ने पलटकर गहरी नजरों से उसकी तरफ देखा। रेड कलर के प्लाजो सूट में भागती हुई अति बिल्कुल किसी बच्चे की तरह लग रही थी। उसे देखकर जश्न मुस्कुराया और उसने अपनी पॉकेट से फोन निकालकर किसी को एक मैसेज टाइप किया। वहीं दूसरी तरफ अति भागते हुए बाहर की तरफ आयल। उसने सड़क पर आकर एक कैब रुकवाई और तुरंत वहां से निकल गई। वो यहाँ अंशिका को लेने आई थी लेकिन अब अंशिका को लिए बिना ही जाने लगी क्योंकि वो खुद हद से ज्यादा डरी हुई थी। वहीं दूसरी तरफ जश्न भी उस क्लब से बाहर निकल चुका था। अंशिका जो टॉप फ्लोर पर बने क्लब में अपनी ड्रिंक एंजॉय कर रही थी। उसे दूर दूर तक यह अंदाजा नहीं था कि कल जिसके साथ उसकी एंगेजमेंट है वो क्लब में आया और उसे बिना मिले ही चला गया और अब जश्न की गाड़ी उस कैब के पीछे थी जिसमें अति बैठी थी। कुछ ही देर में कैब ड्राइवर ने गाड़ी दूसरे रास्ते की तरफ घुमा दी तो अति जो पहले डरी हुई थी वो तुरंत हड़बड़ा कर बोली, ये आप कौन से रास्ते पर लेकर जा रहे हैं भैया? ये ठाकुर मैंशन का रास्ता नहीं है, ये तो शायद जंगल का रास्ता है ना? उस कैब ड्राइवर ने पलटकर उसकी तरफ देखा और तिरछा मुस्कुराया तो अति गुस्से से बोली,
इस दुनिया में आप जैसे घटिया लोगों की कोई कमी नहीं है। अभी इसी वक्त ये गाड़ी रोकिए वरना। ड्राइवर ने उसकी बात सुनी लेकिन गाड़ी नहीं रोकी। उसने गाड़ी कच्चे रास्ते की तरफ घुमा दी थी जहां पर जंगल का इलाका शुरू होता था। अति और भी ज्यादा डर गई। वो रोते हुए बोली, प्लीज प्लीज भैया गाड़ी रोक दीजिए ना। क्यों क्यों कर रहे हैं आप मेरे साथ ऐसा? मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? वो ड्राइवर कुछ नहीं बोला लेकिन अचानक से ही वो गाड़ी रुक गई। अति तुरंत गाड़ी से बाहर निकली लेकिन वो वहां से भागती उससे पहले ही उसे कैब ड्राइवर ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लिया। अति रोते हुए बोली, प्लीज भैया मेरे साथ जबरदस्ती मत कीजिए। ड्राइवर मुस्कुरा कर बोला, तो तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें जंगल में घुमाने लेकर आया हूं? उसकी बात सुनकर अति एकदम से पैनिक हो गई थी। उसके साथ यहाँ पर क्या क्या हो सकता है ये सोचकर वो बहुत ज्यादा घबरा गई थी। वो उस कैब ड्राइवर से रिक्वेस्ट करते हुए बोली, प्लीज भैया छोड़ दीजिए मुझे, प्लीज मेरे साथ कुछ भी गलत मत करिए, मुझे यहाँ से जाने दीजिए। वो कैब ड्राइवर बेशर्मी से हंसते हुए उसे कंधे से छूने लगा। तभी अचानक अति ने ड्राइवर को जोर से धक्का दिया। वो कैब ड्राइवर पीछे की तरफ गिरा। अगले ही पल अति ने अपनी नजरें इधर उधर घुमाई। उसे साइड में एक बड़ा सा पत्थर मिला। उसने वो पत्थर उठाया और जोर से उस कैब ड्राइवर के सिर पर मार दिया। वो कैब ड्राइवर दर्द से चिल्लाया। उसके सिर से बुरी तरह से खून बहने लगा था और वो बहता हुआ खून देखकर अब अति की सांसें भी हल्क में अटक गई थी। वो अब और भी ज्यादा डर गई और अगले ही पल वो बेहोश होकर नीचे जमीन पर गिर गई। उसे बेहोश होते देखा उस कैब ड्राइवर के चेहरे पर डेविल स्माइल आ गई। वो तुरंत अति के ऊपर झुका और अगले ही पल उसने अति को अपनी गोद में उठाकर गाड़ी की बैक सीट पर पटक दिया। वो ड्राइवर अति की तरफ देखते हुए बोला, मुझे पत्थर मारा है ना तूने, अब तू देख मैं तेरे साथ क्या करता हूं। ऐसा बोल वो अति के दुपट्टे को पकड़ पूरी तरह उस पर झुक गया। मुंबई। कैब ड्राइवर ने जैसे ही अति को गाड़ी की बैक सीट पर बिठाया और उसे गंदी नजरों से देखते हुए उसके ऊपर झुकने लगा, अचानक ही किसी ने उसे पीछे से गिरेबान से पकड़ लिया। वो ड्राइवर एकदम चौंक गया। वो पलटकर पीछे की तरफ देखता उससे पहले ही अचानक उसके पीछे खड़े शख्स ने उसके मुंह पर अपना हाथ रखा और अगले ही पल उसकी गर्दन को जोर से घुमा दिया। वो कैब ड्राइवर चिल्ला भी नहीं पाया और बिना तड़पे ही वो जिंदा इंसान से लाश बन चुका था। जश्न उसकी लाश के पास खड़ा उसे अपनी गहरी नजरों से देख रहा था। वो उसकी तरफ देखते हुए बोला, मेरी बेबी डॉल को छूना गलती नहीं गुनाह है और जश्न सिंह शेखावत की नज़र में हर गुनाह की सजा मौत है। ये बोलते हुए उसके चेहरे पर डेविल स्माइल आ गई थी। उसने गाड़ी के अंदर एंटर होकर अति को पूरी तरह से अपनी गोद में समेटा और फिर अपनी गाड़ी की तरफ लेकर बढ़ गया, जहां पर उसकी गाड़ी के साथ एक गाड़ी और खड़ी थी। अपनी गाड़ी में बैठने की बजाय वो साथ वाली गाड़ी की बैक सीट पर बैठा और अगले ही पल ड्राइविंग सीट पर ड्राइवर भी आकर बैठा और वो गाड़ी वहां से निकल गई। अति अभी भी बेहोश जश्न की बाहों में सिमटी हुई थी और जश्न की नजरें एक बार फिर से उसे निहार रही थी। उसके हाथ उसकी कमर पर कसे हुए थे और वो काफी हद तक उसके चेहरे पर झुका हुआ था। कुछ देर बाद शेखावत फार्म हाउस जश्न यूं ही अति को अपनी गोद में लिए उस फार्म हाउस के लग्जरियस रूम में लेकर आया और उसे बड़े ही प्यार से बेड पर लिटाकर एक बार फिर से उसे अपनी गहरी नजरों से देखने लगा। वो हल्का सा मुस्कुराया और बोला, कितनी कमजोर दिल हो तुम बेबी डॉल। जरा से खून से डर गई। मैंने तो सोचा था तुम बहुत स्ट्रांग होगी, लेकिन कोई बात नहीं, मैं हूं ना, मैं तुम्हें स्ट्रांग भी बना दूंगा, क्योंकि कमजोर लोग तो मुझे वैसे भी नहीं पसंद और तुम तो मेरी। ये बोलते बोलते वो चुप हो गया था लेकिन उसकी आंखों का रंग गहरा लाल हो गया था। उसने वहां पर रखा रिमोट उठाया और उससे लाइट ऑफ कर दी। अब पूरे रूम में एकदम अंधेरा छा गया था। सुबह का वक्त ठाकुर मैंशन हॉल में एक शख्स इधर उधर टहल रहा था। वो शख्स कोई और नहीं ठाकुर मैंशन का सबसे उम्रदराज व्यक्ति मिस्टर मनोहर ठाकुर थे, जो कि अंशिका के दादाजी थे, जो इस वक्त काफी ज्यादा परेशान नजर आ रहे थे। वो अपने फोन से किसी को कॉल कर रहे थे। तभी अंशिका बाहर से अंदर आई और अंदर आते ही जब उसकी नजर मनोहर जी पर गई तो वो एकदम से सहम गई। वो धीमे धीमे कदम लेकर अंदर की तरफ आ रही थी, लेकिन तभी अचानक से मनोहर जी ने भी उसकी तरफ देखा और तुरंत बोले, कहाँ थी तुम अब तक? पूरी रात तुम घर पर नहीं आए और अति अति तुम्हारे साथ नहीं है क्या? वो कहाँ है? वो मेरा फोन भी नहीं उठा रही। जैसे ही उन्होंने अति के बारे में पूछा, अंशिका जो सोच रही थी कि वो क्या बहाना बनाएगी, अचानक ही उसके चेहरे पर गुस्सा झलकने लगा। वो तुरंत बोली, पहले मुझे लगा शायद आप मेरी फिक्र कर रहे हैं दादाजी, लेकिन नहीं, आपको तो बस उस अति की फिक्र है। अगर वो घर पर नहीं है तो घर पर तो मैं भी नहीं थी, लेकिन मुझे नहीं लगता आपको मेरी फिक्र हो रही थी। मनोहर जी जल्दी से बोले, पर वो ऐसे बाहर नहीं जाती, बस इसलिए हमें। उनकी बात पूरी होती उससे पहले ही वहां पर सीढ़ियां उतरती हुई एक औरत बड़े ही अजीब तरीके से बोली, अरे तुम्हारी फिक्र क्यों करेंगे तुम्हारे दादाजी?
इन्हें तो बस उस अति की फिक्र रहती है। न जाने क्या जादू कर रखा है उसने इन पर कि इन्हें उनके अलावा और कुछ नजर आता ही नहीं। मनोहर जी ने उस औरत की तरफ देखा। वो औरत अनीता जी थी, जो अंशिका की मां थी। मनोहर जी एक बार फिर से बोले, ऐसा नहीं है, मुझे अंशिका और अति दोनों की फिक्र है, मेरे लिए वो दोनों एक बराबर है। अंशिका गुस्से से बोली, आप मुझे उसके साथ कंपेयर नहीं कर सकते, वो हमारी सर्वेंट है और मैं इस घर की बेटी हूं, अंशिका ठाकुर हूं। आप उस सर्वेंट को मेरे बराबर का दर्जा नहीं दे सकते। तभी अनीता जी बिल्कुल मनोहर जी के सामने आकर खड़ी हुई और बोली, ये आप जो हमेशा उसे अंशिका के बिल्कुल बराबर रखते हैं ना, ये उसी का नतीजा है कि आज वो इस घर के नाम पर कालिक पोत कर भाग गई है। पूरी रात वो घर से गायब रही, इस बात का मतलब आप समझ रहे हैं ना पापा जी। ये बोलते हुए उनकी बातों में व्यंग्य साफ नजर आ रहा था। वही मनोहर जी और भी ज्यादा परेशान होने लगे थे। अंशिका भी तुरंत बोली, मैं तो ग्रुप स्टडीज के लिए गई थी, अब शादी के फंक्शन में मैं बिजी हो जाऊंगी तो मुझे पढ़ाई के लिए बिल्कुल भी वक्त नहीं मिलेगा, और शादी के बिल्कुल बाद मेरे एग्जाम है, तो मैंने सोचा मैं पहले ही एग्जाम की तैयारी कर लूं। लेकिन उस लड़की के तो ना ही एग्जाम है और ना ही उसके दोस्त, जिनके पास वो ग्रुप स्टडीज के लिए जाएगी, तो बात बिल्कुल साफ है, जरूर वो किसी के साथ गुलछर्रे। उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही मनोहर जी बोले, खामोश, एकदम खामोश, हम अति के खिलाफ एक भी शब्द नहीं सुन सकते। तुम चाहती हो कि हम उसकी बराबरी तुम्हारे साथ ना करें तो तुम्हें भी कोई हक नहीं बनता तुम उसके बारे में इस तरह की बातें करो। वो ऐसी हरकत कभी भी नहीं कर सकती जिससे हमारे नाम पर दाग लगे। अनीता जी व्यंग्य से बोली, वो सिर्फ हमारे नाम पर दाग नहीं लगाएगी पापा जी, देख लेना एक दिन हमारा नाम मिट्टी में मिला देगी। मुझे तो वो लड़की बिल्कुल भी पसंद नहीं, और अगर वो लड़की अब इस घर में आए ना तो मैं उसे यहाँ कदम भी नहीं रखने दूंगी, यहाँ रहना तो दूर की बात। ये बोलते हुए उनके चेहरे पर बेहिसाब गुस्सा और नफरत झलक रही थी। वहीं दूसरी तरफ शेखावत फार्म हाउस अति आराम से बेड पर सोई हुई थी। अचानक ही उसकी आंख खुली और उसने पूरे कमरे में अपनी नजर घुमाकर देखा। वो जिस कमरे में थी वो बहुत ज्यादा लग्जरियस था, जो उसका रूम तो बिल्कुल भी नहीं था। अगले ही पल उसके होश उड़ गए और वो तुरंत अपनी जगह पर उठकर बैठ गई। अब उसका ध्यान अपने कपड़ों पर भी गया। उसने कल रेड कलर का प्लाजो सूट पहना हुआ था, लेकिन अब उसने एक शर्ट पहनी हुई थी जो कि उसके साइज से बहुत ज्यादा बड़ी थी, और वो जेंट्स शर्ट थी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और उसने तुरंत खुद को पूरी तरह से जकड़ लिया था। किसी अनहोनी का सोचकर ही उसकी रूह कांप उठी थी। तभी रूम का दरवाजा नॉक हुआ। उसने दरवाजे की तरफ देखा जहां एक सर्वेंट अपने हाथों में ट्रे लेकर खड़ी थी और ट्रे में चाय का कप रखा हुआ था। वो सर्वेंट चाय लेकर आगे की तरफ आई और अति की तरफ बढ़ाते हुए बोली, आपके लिए चाय। अति याद करने की कोशिश कर रही थी कि उसके साथ कल हुआ क्या। आखिर बस उसे यही याद आ रहा था कि कैब ड्राइवर ने उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की थी, जिसके बाद उसने उसे पत्थर से मार दिया था और फिर उसकी आंखों के सामने सब कुछ धुंधला छा गया था। वो उस सर्वेंट की तरफ देखते हुए बोली, मैं कहाँ हूँ और आप कौन। वो सर्वेंट मुस्कुराते हुए बोली, आप शेखावत फार्म हाउस में हैं। आप प्लीज पहले अपनी चाय पी लीजिए, उसके बाद अच्छे से शावर वगैरह लेकर बाहर आ जाइएगा, आपके लिए ब्रेकफास्ट भी रेडी है। अति ने ब्लैंकेट को खुद पर अच्छी तरह से ओढ़ लिया। शेखावत फार्म हाउस का सोचकर ही उसे बहुत अजीब लगने लगा था। वो तुरंत बोली, मेरे मेरे कपड़े किसने बदले। वो सर्वेंट मुस्कुरा कर बोली, आपके कपड़े मैंने ही बदले हैं। वो कल रात आपके कपड़ों पर खून के दाग लगे हुए थे, तो मुझे मालिक ने आपके कपड़े बदलने के लिए कहा था और उन्होंने आपके लिए नए कपड़े भी मंगवा लिए हैं जो कि वो रहे। ये बोलते हुए उसने टेबल की तरफ इशारा किया जहां पर एक बैग रखा था। अति ने अब राहत की एक सांस ली। वो डर रही थी कल उसके साथ ऐसा वैसा तो कुछ नहीं हुआ ना। वो सर्वेंट की तरफ देखते बोली, आप बाहर जाइए, मैं अभी थोड़ी देर में आती हूँ, और ये चाय आप अपने साथ ही ले जाइए। मुझे चाय नहीं पीनी, मैं बस जल्द से जल्द यहाँ से जाना चाहती हूँ। उस सर्वेंट ने कुछ नहीं कहा और चुपचाप चाय टेबल पर रखकर वहां से चली गई। अति ने एक नज़र उसे चाय की तरफ देखा। उसका चाय पीने का मन नहीं था क्योंकि वो वहां पर अनकंफर्टेबल फील कर रही थी, लेकिन उसका सिर दर्द भी हो रहा था, तो उसने अब खुद से ही चाय उठाई और 2-3 घूंट चाय के पी लिए। दरवाजा बंद देखकर अब वो जल्दी से बिस्तर से उठी और कपड़ों का बैग लेकर तुरंत वॉशरूम से भाग गई। वो नहीं चाहती थी कोई दरवाजे पर आए और उसे इस हालत में देखे। वहीं दूसरी तरफ वो सर्वेंट जो अति को चाय देने गई थी, वो किचन में आए तो एक सर्वेंट पूजा ने उससे पूछा, तुमने उस लड़की से झूठ क्यों बोला। वो सर्वेंट निशा हैरानी से दूसरी को देखते हुए बोली, मैंने क्या झूठ बोला। पूजा तुरंत बोली, मैं यूं ही वहां पर सफाई कर रही थी, मैंने देखा कि तुम उस लड़की को जो मलिक के कमरे में है उसे बोल रही थी कि तुमने उसके कपड़े बदले हैं, जबकि तुम कल रात यहां पर थी ही नहीं और आज सुबह से तुम बस एक ही बार उस कमरे में गई थी, वो भी वो बैग रखने, तो तुमने उसे झूठ क्यों बोला।
पूजा का सवाल सुनकर निशा चुप रह गई, लेकिन पूजा दिमाग में यही चल रहा था कि अगर उसके सामने खड़ी सर्वेंट ने अति के कपड़े नहीं बदले तो किसने बदले। वही अति वॉशरूम से बाहर निकली और बाहर आईने के सामने आकर खड़ी हुई। इस वक्त उसने व्हाइट कलर का अनारकली सूट पहना हुआ था। उसके खुले बाल कमर तक झूल रहे थे और उसके चेहरे पर हल्की हल्की स्माइल थी। शॉवर लेने के बाद वो खुद को काफी फ्रेश फील कर रही थी। उसने अब अपने बालों को क्लचर में बांधा और फिर रूम से बाहर निकली। जैसे ही वो रूम से बाहर आने लगी, दरवाजे पर उसकी किसी से टक्कर हो गई और वो तुरंत पीछे की तरफ गिरने को हुई, लेकिन जिससे उसकी टक्कर हुई थी उसने तुरंत उसे अपनी बाहों में संभाल लिया था। डर के मारे अति ने अपनी आंखें बंद कर ली थी और उस पर झुका हुआ जश्न उसे एक बार फिर से गहरी नजरों से देख रहा था। अति ने जब ये महसूस किया कि वो नीचे नहीं गिरी है तो उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और नजरें सीधा जश्न के चेहरे पर गई। एक पल के लिए वो बिल्कुल फ्रीज हो गई। जश्न उसकी तरफ देखते हुए बोला, संभल कर बेबी डॉल, ये तुम बार बार गिर क्यों जाती हो? अति लड़खड़ाती हुई जुबान के साथ बोली, वो मैं डर गई थी। जश्न ने उसे सीधा किया और बोला, जब तक मैं हूं तुम्हें डरने की जरूरत तो है ही नहीं बेबी डॉल। उसके मुंह से एक बार फिर से बेबी डॉल सुनकर अति तुरंत बोली, ये आप मुझे बेबी डॉल क्यों बोलते हैं? जश्न मुस्कुराया और बोला, क्योंकि तुम बिल्कुल डॉल की तरह हो और बच्ची तो तुम हो ही, इसीलिए बेबी डॉल बोलता हूं। अति अब कुछ बोल ही नहीं पाए। वो थोड़ा टाइम रुक कर बोली, आज तो आपकी एंगेजमेंट है ना, तो आप यहाँ पर? जश्न तुरंत बोला, तुम्हें यहाँ छोड़कर मैं एंगेजमेंट के लिए कैसे जा सकता था? अति ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। जश्न अब मुस्कुराया और बोला, आई मीन कल रात तुम बहुत ज्यादा पैनिक हो गई थी, शायद तुम डर गई थी। बट डोंट वरी, जिस कैब ड्राइवर ने तुम्हारे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की थी मैंने उसे उसकी मंजिल पर पहुंचा दिया। अति के चेहरे पर सवालिया एक्सप्रेशन आ गए। वो लड़खड़ाती हुई जो जुबान के साथ बोली, मंजिल? मंजिल मतलब? जश्न हंसा और बोला, एक क्रिमिनल की मंजिल क्या होती है? जेल की सलाखें बस उसे उसी मंजिल पर पहुंचाया। खैर अब तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, तुम आओ ब्रेकफास्ट करो, उसके बाद मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूं। ये बोलते हुए वो डाइनिंग टेबल की तरफ बढ़ने लगा, लेकिन अति ने अपने कदम नहीं बढ़ाए। वो जल्दी से बोली, लेकिन मुझे घर जाना है, मैं पहले ही पूरा रात घर से बाहर रही, सब लोग परेशान हो रहे होंगे। आप अपना ब्रेकफास्ट खत्म कीजिए, उसके बाद आपको अपनी एंगेजमेंट की तैयारी भी करनी होगी। मैं चली जाऊंगी। ये बोलकर जैसे ही वहां से जाने लगी, जश्न जो उसकी तरफ देख भी नहीं रहा था उसका चेहरा गुस्से से कांपने लगा था। गुस्से से उसकी मुठियां कसी हुई थी। जैसे ही अति घर से बाहर निकली, जश्न ने अपना हाथ जोर से टेबल पर मारा। टेबल पूरा कांच का था और उसका किनारा काफी तीखा का जो सीधा जश्न के हाथ पर लगा और अगले ही पल उसके हाथ से खून बहने लगा। शेखावत फार्म हाउस अति फार्म हाउस से बाहर निकल चुकी थी। जब वो मेन गेट पर आई तो एक बार भी गार्ड्स ने उसे रोका तक नहीं, क्योंकि उन्हें इस तरह के कोई इंस्ट्रक्शन दिए ही नहीं दिए थे। वहीं दूसरी तरफ डाइनिंग टेबल के पास खड़ा जश्न गुस्से से कांप रहा था। उसके हाथ से खून बहुत बुरी तरह से बह रहा था और सामने ही खड़ी सर्वेंट भी डर से कांप रही थी। वो तुरंत आगे की तरफ आए और जश्न की तरफ देखते हुए बोली, आपके हाथ से खून बह रहा है मालिक। जश्न ने उसकी तरफ देखा और बोला, मैं अंधा नहीं हूं। वो सर्वेंट तुरंत पीछे की तरफ हट गई। जश्न ने अपने हाथ की तरफ देखा जहां पर तेजी से खून बह रहा था। उसने अपने हाथ की मुट्ठी बंद कर ली। उसके चेहरे पर इस वक्त बेहद मिस्टीरियस एक्सप्रेशंस थे। वो हल्का सा मुस्कुराया और बोला, पता नहीं क्यों तुम हमेशा मुझसे दूर जाने की कोशिश करती हो बेबी डॉल। क्यों मुझसे डरती रहती हो? क्यों मुझसे शर्माती रहती हो? एक बार अगर नजर उठाकर देखोगी तो तुम्हें पता चलेगा मैं तुमसे कितना प्यार करता हूं। ये बोलते हुए उसके हाथ से बहता हुआ खून और भी ज्यादा तेज हो गया था, क्योंकि जश्न की मुट्ठी में कांच का एक टुकड़ा था जो वो जोर से अपने हाथ के अंदर दबाए जा रहा था और अब वो पूरा कांच अंदर की तरफ धंस चुका था। जश्न का चेहरा एक बार फिर से कांपने लगा था। वहीं दूसरी तरफ ठाकुर मैंशन एक कैब बाहर आकर रुकी। अति तुरंत गाड़ी से निकलकर अंदर की तरफ आए। अंदर आते ही उसने एक सर्वेंट को बाहर कैब ड्राइवर को पैसे देने के लिए कहा और फिर आगे की तरफ बढ़ने लगी। लेकिन तभी वहां पर अनीता जी की आवाज गूंजी, तो आ गई महारानी। उनकी आवाज सुनकर अति के कदम एकदम से रुक गए। तभी मनोहर जी भी अपने कमरे से बाहर निकले और अति की तरफ बढ़ते हुए बोले, तुम कहाँ गायब थी अति बेटा? कल मैं पूरी रात तुम्हारे लिए परेशान रहा। तुम्हें तुम्हारे फोन पर कॉल भी किया लेकिन तुम्हारा फोन स्विच ऑफ आ रहा था। मुझे कितनी टेंशन हो रही थी तुम्हारी। तुम ठीक तो हो ना? अति ने अपना सर झुकाया हुआ था। उन्हें कैसे बताते कि वो पूरी रात कहाँ थी? वो बस धीमे से बोली, हाँ मैं ठीक हूँ। मनोहर जी हल्का सा मुस्कुराए और बोले,
ठीक है, अगर तुम ठीक हो तो अब हमें और कुछ चाहिए भी नहीं। जाओ, तुम अपने कमरे में जाओ। अति ने अपना सर हाँ में हिलाया, लेकिन वो अपने रूम की तरफ बढ़ती उससे पहले ही वहां पर अंशिका की आवाज गूंजी। वाह दादाजी वाह, मान गए आपको। जब कल रात मैं घर पर नहीं थी तो आज सुबह आते ही आपने मुझसे ये पूछा था कि मैं कहाँ पर थी, और अब जब ये ब्लडी नौकरानी इस घर में वापस आई है तो आपने एक बार भी इससे नहीं पूछा कि ये कल रात कहाँ थी, किसके साथ थी और पूरी रात घर से बाहर क्यों थी। मैं तो ग्रुप स्टडीज के लिए गई थी, लेकिन ये ऐसा कौन सा पाठ पढ़ रही थी जो इसे पूरी रात घर से बाहर रहना पड़ा। ये बोलते हुए अंशिका की बातों में तंज साफ दिखाई दे रहा था। मनोहर जी अंशिका की तरफ देखते हुए बोले, अगर अति पूरी रात घर नहीं आई तो जरूर कोई बात होगी और मैं नहीं चाहता कि मैं उसकी पर्सनल जिंदगी में इंटरफेयर करूं। उनकी बात पूरी होती उससे पहले ही अनिता जी चिल्लाते हुए बोली, क्यों? आप मेरी बेटी की पर्सनल जिंदगी में तो बड़ा इंटरफेयर करते हैं। वो कहाँ है, क्यों है, किसके साथ है? ये सवाल तो आपके खत्म नहीं होते और अब इस नौकरानी के वक्त आप इसकी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर नहीं करना चाहते हैं। लेकिन मैं आपकी तरह महान नहीं हूं पापा जी। मुझे मेरे सवालों के जवाब चाहिए कि कल पूरी रात ये किसके साथ थी, कहाँ मुंह काला कर आए हैं ये। शरीफ घरों की लड़कियां पूरी रात घर के बाहर नहीं बिताती और अगर ये मुझे मेरे सवालों के जवाब नहीं दे सकती तो अभी इसी वक्त इस घर से बाहर निकल जाए। ऐसा कलंक मुझे अपने माथे पर बिठाकर भी नहीं रखना। उनकी बातें सुनते हुए अति की आंखों में नमी तैरने लगी। अंशिका और अनीता जी की नफरत से तो वो पहले भी वाकिफ थी। तभी वहां पर एक और आवाज गूंजी, मॉम आप ऐसे कैसे अति से बात कर रही हैं? आप उस पर इस तरह के इल्जाम कैसे लगा सकती हैं? ये आवाज किसी और की नहीं बल्कि ठाकुर मेंशन के चिराग अंशिका के भाई विहान की थी। विहान आगे की तरफ आया और अति की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए बोला, तुम्हें किसी के फालतू सवालों के जवाब देने की जरूरत नहीं है अति, तुम जाओ अपने रूम में जाओ। अनीता जी गुस्से से कांपने लगी। उनका अपना परिवार उनका साथ नहीं देता था, वरना अब तक तो वो अति को कब की धक्के मारकर इस घर से बाहर निकाल चुकी होती। ना मनोहर जी उनकी बात सुनते थे और ना ही उनका खुद का बेटा विहान। अंशिका ताली बजाते हुए विहान के पास आई और उसे देखते हुए बोली, मान गए आपको भाई। आपकी मॉम इस लड़की से सवाल कर रही है और आप अपनी मॉम के सवालों को फालतू सवाल बोल रहे हैं। आखिर ऐसा भी क्या है इस लड़की में जो आपको ये भी दिखाई नहीं देता कि ये लड़की हम सबको पागल बना रही है? हमारे सामने शरीफ और बाहर पूरी रात रंग लिया। उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही विहान ने गुस्से से उसकी तरफ देखा और गरजते हुए बोला, खबरदार अगर तुमने इस तरह की फालतू बकवास की तो आज तुम्हारी एंगेजमेंट है ना, तो बेहतर होगा तुम अपने पर ध्यान दो। जाओ और जाकर अपनी एंगेजमेंट की तैयारी करो। अगर तुमने अति के खिलाफ कुछ भी कहा तो मैं नहीं सुनूंगा। अनीता जी गुस्से से बोली, और तुम अपनी बहन से इस तरह से बात नहीं कर सकते। विहान अब उनकी तरफ देखते हुए बोला, और अंशिका भी अति से ऐसे बात नहीं कर सकती। मुझे समझ में नहीं आता कि आप लोगों की प्रॉब्लम क्या है। क्यों आप लोग हमेशा अति के पीछे पड़े रहते हैं? उसकी एक पर्सनल लाइफ है, जरूरी नहीं कि वो हमारे घर में रहती है तो आप लोग उसे एक सर्वेंट की तरह ट्रीट करें। वो इस घर की मेंबर है। मनोहर जी विहान की बातें सुनकर हल्का हल्का मुस्कुरा रहे थे। उनके दिमाग में तो हमेशा यही चलता रहता था कि वो विहान के लिए अति को ही इस घर में बहू बनाकर लेकर आएंगे। वहीं अति अपना सिर झुकाए बस किसी तरह अपनी आंखों से आंसू बाहर निकलने से रोक रही थी। अंशिका तिरछी मुस्कुराहट के साथ बोली, आपको यही प्रॉब्लम है ना भाई कि हम लोग अति से इस तरह से सवाल क्यों कर रहे हैं या फिर इसे इस तरह से ट्रीट क्यों कर रहे हैं? तो ठीक है, आज के बाद कभी इससे कुछ नहीं कहा जाएगा। ये बस हमारे एक सिंपल से सवाल का जवाब दे दे कि कल रात ये कहाँ थी और किसके साथ थी। अब अगर ये इस घर में रहती है तो हमें भी इसके बारे में जानने का हक है। अति का दिल कांपने लगा था। वही विहान भी अति की तरफ देख रहा था। वो उससे इस तरह का कोई सवाल करना तो नहीं चाहता था, लेकिन अब अंशिका और अनीता जी का मुंह बंद करवाना भी बहुत ज्यादा जरूरी हो चुका था, इसलिए अति की तरफ देखते हुए बोला, जवाब दो अति, कल रात तुम कहाँ थी और किसके साथ थी? अति ने नजर उठाकर विहान की तरफ देखा और कुछ बोलने को हुई, लेकिन वो कुछ बोलती उससे पहले ही एक बेहद सख्त आवाज वहां पर गूंजी, अति कल रात मेरे साथ थी, मेरे फार्म हाउस में थी और कल पूरी रात वो मेरे ही कमरे में थी। ये जवाब सुनकर अति का दिल धक सा रह गया और बाकी सबकी भी आंखें हैरत में फैल चुकी थी। जश्न सिंह शेखावत को अपने सामने देखकर सबकी सांस जैसे एक पल के लिए हलक में अटक गई थी। अंशिका गुस्से से जश्न की तरफ देख रही थी। जश्न आगे की तरफ आया और बोला, अब आप लोग ये भी जानना चाहते होंगे कि वो वहां पर क्यों थी, कैसे थी? कोई बात नहीं, मैं आपको आपके इन सवालों के जवाब भी दे देता हूं। विहान जश्न की तरफ गुस्से से देख रहा था। उसकी भी मुठियां कसी हुई थी, लेकिन जश्न ने एक नजर भी उसे देखा तक नहीं।
वो अति की तरफ देखकर हल्का सा मुस्कुराया और फिर अपने हाथ में पकड़ा हुआ फोन उसकी तरफ बढ़ाते हुए बोला, तुम अपना फोन मेरे फार्म हाउस में भूल गई थी। अति ने अपने कांपते हुए हाथ से अपना फोन उसके हाथों से लिया। जश्न ने मनोहर जी की तरफ देखा और बोला, कल रात अंशिका क्लब में पार्टी कर रही थी तो शायद अति उसे घर लाने के लिए या फिर अंशिका अपनी एंगेजमेंट से पहले कोई गलती ना कर बैठे इसीलिए क्लब में उसके पीछे पीछे गई थी, क्योंकि आप तो जानते ही हैं अंशिका अभी भी नादान है। ये बोलते हुए उसने अंशिका की तरफ देखा। अंशिका डर से कांपने लगी थी। जश्न को उसकी पार्टी के बारे में पता है और अब उसने मनोहर जी को भी ये बात बता दी। ये जानकर ही उसका डर से बुरा हाल होने लगा था। वो बस मन ही मन यही दुआ कर रही थी कि कहीं जश्न उसके साथ एंगेजमेंट कैंसिल ना कर दे। मनोहर जी ने हैरानी से अंशिका की तरफ देखा, क्योंकि अंशिका ने तो उन्हें बताया था वो ग्रुप स्टडीज के लिए अपनी फ्रेंड्स के साथ गई थी। वो अंशिका की तरफ देखते हुए बोले, क्या जश्न जी सच कह रहे हैं? अंशिका ने अपना चेहरा हल्का सा झुका लिया। जश्न मुस्कुराया और बोला, प्लीज मिस्टर ठाकुर नाराज मत होइए। ये पार्टी वगैरह कोई बुरी बात नहीं है और वैसे भी अब अंशिका की शादी होने वाली है तो उसे अपनी फ्रेंड्स को एक पार्टी देनी थी तो बस वो वही पार्टी दे रही थी। बेशक से अंशिका ने मुझे नहीं बताया, लेकिन मेरी एक टीम उसे प्रोटेक्ट कर रही थी। वो क्या है ना, आप तो जानते ही हैं मैं अपनी होने वाली वाइफ के लिए कितना प्रोटेक्टिव हूँ। ये बोलते हुए उसकी नजरें अंशिका की तरफ नहीं बल्कि अति की तरफ थी। अति ने जब उसकी नजरें खुद पर महसूस की तो हैरान रह गई। उसने जल्दी से अपनी नजरें वापस झुका ली थी। जश्न मुस्कुराया और बोला, कल रात अंशिका और अति के बीच थोड़ी सी बहस हो गई और अति तुरंत उस क्लब से बाहर आ गई। लेकिन आप तो जानते हैं अब एक लड़की का अकेले रात को कहीं पर भी आना जाना सिर्फ नहीं होता। बस अति भी इस प्रॉब्लम में फंस गई थी और लकीली मैं वहां पर पहुंच गया और उसे उस प्रॉब्लम से बचा तो लिया, लेकिन वो बेहोश हो गई थी। आप लोग आधी रात को परेशान ना हो जाए इसीलिए मैं उसे फार्म हाउस ले गया था। आपको इस चीज से कोई शिकायत तो नहीं है ना? मनोहर जी तुरंत उसके आगे हाथ जोड़कर बोले, मैं आपका कैसे शुक्रिया अदा करूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। कल रात आपने हमारे घर की इज्जत बचा ली, इसके लिए मैं हमेशा आपका एहसानमंद रहूंगा। जश्न ने उनके हाथों को नीचे किया और बोला, ये आप कैसी बात कर रहे हैं मिस्टर ठाकुर? अगर मेरे होते हुए कोई अति को छू भी जाए तो फिर मेरा होना ही किस काम का? उसकी बात सुनकर विहान की आंखें बड़ी हो गई। जश्न अगले ही पल हंसकर बोला, मेरा मतलब है मेरे होते हुए अगर आप लोगों की इज्जत पर कोई दाग लग जाए तो मेरा होना ही किस काम का? आपसे रिश्ता जोड़ने वाला हूं मैं, अब आप लोगों के लिए इतना तो कर ही सकता हूं। मनोहर जी मुस्कुराए। अनीता जी गुस्से से अति की तरफ देख रही थी, जिसकी वजह से अंशिका की पार्टी का भांडा मनोहर जी के सामने फूट चुका था। मनोहर जी जश्न की तरफ देखते हुए बोले, अब आप यहाँ पर आए हैं तो प्लीज चाय नाश्ता करके जाइएगा, हमें अच्छा लगेगा। जश्न भी मुस्कुराया और बोला, ऑफ कोर्स, लेकिन क्या उससे पहले मैं आपका वॉशरूम यूज कर सकता हूँ? आई मीन वो क्या है, आते वक्त मेरी शर्ट पर ना जाने ये कैसा दाग लग गया। आई हैव टू क्लीन इट। मनोहर जी तुरंत बोले, हाँ हाँ क्यों नहीं। ये बोलकर उन्होंने अंशिका की तरफ देखा ताकि अंशिका जश्न को वॉशरूम में ले जाए, लेकिन तभी अचानक से जश्न अति की तरफ देखते हुए बोला, क्या तुम मेरी हेल्प करोगी? अति एकदम हक्की बक्की रह गई। वहीं अंशिका भी हैरानी से जश्न को देख रही थी। वो आगे की तरफ बढ़ने लगी, लेकिन उससे पहले जश्न एक बार फिर से बोला, मैं भी तुमसे क्या ही पूछ रहा हूँ। आई मीन अब मैंने तुम्हारी इतनी हेल्प की है तो तुम मेरी ये छोटी सी हेल्प तो कर सकती हो ना? ये बोलते हुए उसका लहजा बेहद दिलकश था, लेकिन अति को उसकी आंखें और वो गहराई, जिस गहराई से वो अति को देख रहा था, वो बहुत अजीब लग रही थी। वो अपना सर झुकाकर आगे की तरफ आई और जश्न को लेकर साइड में बने हुए वॉशरूम की तरफ चली गई। विहान ने गुस्से से अपनी मुठियां कसी हुई थी। अति को जश्न के साथ देखकर उसे गुस्सा आ रहा था। वही मनोहर जी ने अब अंशिका और अनीता जी को ब्रेकफास्ट वगैरह लगवाने के लिए कहा। उधर दूसरी तरफ जश्न अति के साथ वॉशरूम में आ गया था। उसे वॉशरूम का रास्ता दिखाकर अति वहां से जाने लगी, लेकिन तभी अचानक से ही जश्न ने उसकी कमर पर अपना हाथ रख दिया। अति की सांस तेजी से दौड़ने लगी और उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। उसने पलटकर जश्न की तरफ देखा। जश्न उसे गहरी नजरों से देखते हुए बोला, क्या तुम मेरी शर्ट के बटन खोल दोगी? आई मीन मेरी शर्ट के बटन खोलने में मेरी हेल्प कर दोगी? अति उसका सवाल सुनकर बस उसकी तरफ देखती रह गई। ठाकुर मेंशन, क्या तुम मेरी शर्ट के बटन खोल दोगी? आई मीन मेरी शर्ट के बटन खोलने में मेरी हेल्प कर दोगी? जश्न का ये सवाल सुनकर अति एकदम से हैरान रह गई थी। वो तुरंत बोली, ये आप क्या बोल रहे हैं? इसके आगे वो कुछ बोल पाती उससे पहले ही जश्न ने अपना हाथ आगे की तरफ किया, जिस पर पट्टी बंधी हुई थी।
जब अति शेखावत फार्म हाउस से निकलकर बाहर आ गई थी और जश्न ने अपना हाथ कांच की टेबल पर दे मारा था, तो उसके हाथ पर वो कांच धंस गया था, जिसकी वजह से बहुत सारा खून आया था और अब उसके हाथ पर पट्टी बंधी हुई थी। उसके हाथ पर बंधी हुई पट्टी देखकर अति हैरानी से बोली, ये आपको क्या हुआ? आपको चोट कैसे लग गई है? बोलते ही उसने जश्न का हाथ अपने हाथ में थाम लिया था, जिससे जश्न हल्का सा मुस्कुराया और मन ही मन बोला, पूरी दुनिया बेशक से मेरी दुश्मन हो जाए, बस एक तुम फिक्र करो मेरी, तो मैं जीने को तैयार हूं। अति उसके चेहरे की तरफ देखते हुए बोली, बताइए ना जश्न जी, ये आपके हाथ में क्या हुआ? उसके मुंह से अपने लिए जश्न जी सुनकर जश्न एक बार फिर से मुस्कुराया और बोला, कुछ नहीं, बस हल्की सी चोट लगी है, दर्द हो रहा था, इसलिए तुमसे बोल रहा हूं। क्या तुम मेरी शर्ट के बटन खोलने में हेल्प कर दोगी? अति उसके सवाल पर अब एक बार फिर से चौंक गई थी। जश्न के लिए बुरा तो उसे भी लग रहा था कि उसके हाथ पर चोट लगी हुई है, लेकिन वो ऐसे कैसे जश्न की शर्ट के बटन खोल सकती थी। वो तुरंत बोली, आप एक काम कीजिए, यहीं पर इंतजार कीजिए, मैं अंशिका को। जश्न उसकी बात बीच में ही काट कर बोला, ठीक है, अगर तुम मेरी हेल्प नहीं करना चाहती तो कोई बात नहीं, लेकिन अंशिका को भेजने की जरूरत नहीं है। मैं नहीं चाहता मेरी वजह से किसी को प्रॉब्लम हो। मुझे लगा तुम बहुत ज्यादा हेल्पिंग हो तो मैंने तुम्हें बोल दिया, बट इट्स ओके, मैं खुद मैनेज कर लूंगा। अभी वो बोल ही रहा था कि तभी अति ने अचानक से ही उसके सीने पर अपना कांपता हुआ हाथ रख दिया था। जश्न उसके हाथ की तरफ देख रहा था, जिस तरह से अति का हाथ कांप रहा था, ऐसे शर्ट के बटन खोलने में शायद 1 साल का वक्त लगने वाला था। इसलिए उसने अपने दूसरे हाथ से अति की कलाई पर अपना हाथ रख दिया। अति का वो कांपता हुआ हाथ एकदम से शांत हो गया। उसने धीरे धीरे जश्न की शर्ट के बटन खोलने शुरू किया और जश्न की नजरें उसे पर और भी ज्यादा गहरी होती जा रही थी। अति की नाजुक सी उंगलियां उसे अपने सीने पर चलती हुई महसूस हो रही थी और इस वक्त वो अपनी फीलिंग्स को शब्दों में बयान नहीं कर सकता था। अति की सांस भी गहरी होने लगी थी। हवा में उड़ते हुए उसके बाल जो कभी उसके गालों पर आ रहे थे तो कभी कानों के पीछे जा रहे थे, जश्न को और भी ज्यादा उलझा रहे थे। तभी अचानक से वहां पर अंशिका की आवाज गूंजी, ये क्या हो रहा है यहाँ पर? उस आवाज को सुनकर अति एकदम से कांप उठी। उसने तुरंत सामने की तरफ देखा जहां पर अंशिका खड़ी थी और गुस्से से उसे घूर रही थी। वो तेज कदमों से चलते हुए जश्न और अति के पास आई और अति की तरफ देखते हुए बोली, सर्वेंट, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे जश्न जी को हाथ लगाने की, उनके करीब आने की? अति उसका सवाल सुनकर कुछ बोलती उससे पहले ही अब अंशिका ने जश्न की तरफ देखा और बोली, आप भी किस सर्वेंट को अपने साथ यहाँ पर ले आए और आप इसे खुद को छूने कैसे दे सकते हैं? आप जश्न सिंह शेखावत है, इस जैसी मिडिल क्लास लड़की से आपको दूर रहना चाहिए। क्या पता कब ये कौन सी चाल चल दे। इन लड़कियों को तो मौका चाहिए होता है अमीर लड़कों को फंसाने का, और आप पर तो इसकी और भी ज्यादा गहरी नजर होगी, क्योंकि आपसे मेरी शादी जो होने वाली है और मेरी खुशी तो इससे वैसे भी नहीं देखी जाती। ये बोलकर वो एक बार फिर से नफरत भरी नजरों से अति को देखने लगी थी। अति की आंखों में हल्की नमी तैर गई। वो तुरंत वहां से भागते हुए सीधा अपने रूम में चली गई और जश्न अंशिका की तरफ देखने लगा। उसकी नजरें इस वक्त ऐसी थी जैसे नजरों ही नजरों में अंशिका को कच्चा खा जाएगा। अंशिका अब मुस्कुराते हुए बोली, मैं हूं ना आपके लिए, आप मुझे बताइए आपको क्या हेल्प चाहिए। ये बोलकर जैसे ही उसने अपना हाथ जश्न के सीने पर रखा, जश्न ने तुरंत पीछे की तरफ हटते हुए कहा, मुझे लगता है मुझे यहां से जाना चाहिए। वैसे भी ये दाग साफ नहीं होने वाला और मीटिंग में ये शर्ट तो पहनकर नहीं जा सकता। मैं रास्ते में शर्ट बदल लूंगा। ये बोलकर वो तुरंत वहां से चला गया और अंशिका उसे जाते देखती रह गई। वो मुंह बनाकर बोली, अगर उस अति ने मिस्टर शेखावत का टाइम वेस्ट नहीं किया होता तो अब तक मैं मिस्टर शेखावत के न जाने कितना ही करीब आ जाती, पर अब तो मेरे हाथों से मौका ही निकल गया। पता नहीं वो दिन कब आएगा जब मैं मिस्टर शेखावत को इस तरह से टच करूंगी कि वो मेरे टच से पागल हो जाएंगे। ये बोलते हुए उसके चेहरे पर तिरछी मुस्कुराहट आ चुकी थी। जश्न जैसे ही वॉशरूम की तरफ से बाहर आया, मनोहर जी जो वही हॉल में उसका इंतजार कर रहे थे वो तुरंत अपनी जगह से खड़े होकर बोले, आओ जश्न, बैठकर चाय पानी। अभी वो बोल ही रहे थे कि जश्न हल्का सा मुस्कुरा कर बोला, अभी फिलहाल मेरे पास वक्त नहीं है मिस्टर ठाकुर, लेकिन फिर कभी जरूर, अभी के लिए मैं चलता हूँ, रात को मुलाकात होगी। ये बोलकर वो वहां से चला गया। मनोहर जी फीका सा मुस्कुराए और उन्होंने अंशिका की तरफ देखा जो वॉशरूम एरिया से बाहर की तरफ आ रही थी। जश्न के जाने के बाद वो तुरंत उसकी तरफ देखते हुए बोले, कहीं तुमने जश्न जी से कुछ ऐसा वैसा तो नहीं कह दिया जो वो बिना चाय पानी ही पिया चले गए? अंशिका गुस्से से बोली, मैंने तो कुछ नहीं कहा, लेकिन आपकी वो लाडली अति है ना, उससे पूछ लीजिए कैसे मेरे मिस्टर शेखावत के करीब आने की कोशिश कर रही थी। लेकिन आज तो मैंने किसी तरह अपने मिस्टर शेखावत को बचा लिया, पर हर बार ऐसा नहीं होगा।
इसलिए आप ही उसे समझा दीजिएगा कि आइंदा अगर वो कभी मुझे मेरे मिस्टर शेखावत के आसपास भी नजर आए ना तो मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। उसकी बात सुनकर मनोहर जी उसकी तरफ देखते ही रह गए और अंशिका तुरंत वहां से चली गई। वो एक गहरी सांस लेकर बोले, पता नहीं ये लड़की कब किसी से तमीज से बात करना सीखेगी। हर रोज अति पर कोई ना कोई इल्जाम, कोई ना कोई लाछन लगाती रहती है। मुझे लगता है कि अब हमें अति की शादी की भी तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। हमें विहान और अति दोनों से शादी की बात कर लेनी चाहिए। वहीं दूसरी तरफ जश्न इस वक्त गाड़ी ड्राइव कर रहा था और उसकी आंखों के सामने यहाँ अति का चेहरा घूम रहा था। वहीं दूसरी तरफ उसके कानों में अंशिका की बातें गूंज रही थी और उन सब बातों को याद करते हुए उसका चेहरा गुस्से से कांप रहा था। लेकिन एक गहरी सांस लेकर उसने खुद को कंट्रोल किया और फिर हल्का सा मुस्कुराया। लेकिन वो मुस्कुराहट दिखने में जितनी प्यारी थी उतनी ही ज्यादा खतरनाक साबित होने वाली थी। शाम का वक्त तकरीबन 7 बजे। शेखावत मेंशन खूबसूरती से सजाया जा रहा था। तकरीबन आधे घंटे बाद ही यहाँ पर महफिल जमने वाली थी। आज जश्न और अंशिका की एंगेजमेंट होने वाली थी और इस एंगेजमेंट में न सिर्फ मुंबई बल्कि देश विदेश से भी जाने माने लोग आने वाले थे। लेकिन घर के अंदर एक औरत अपने कमरे में बैठी गुस्से से कांप रही थी। उस औरत ने हल्के गुलाबी रंग की साड़ी पहनी हुई थी लेकिन उसकी पूरी गर्दन ज्वेलरी से भरी हुई थी। हाथों में मोती मोती चूड़ियां जो डायमंड से लदी हुई थी और चेहरे पर थोड़ा हल्का मेकअप, और वो मेकअप चेहरे का गुस्सा नहीं छुपा पा रहा था। उनके सामने ही एक लड़की बैठी थी जो उस औरत की तरफ देखते हुए बोली, आप इतना परेशान क्यों हो रही है मॉम, हम इस शादी को नहीं रोक सकते? उस लड़की की आवाज सुनकर वो औरत दामिनी जी गुस्से से बोली, तो और क्या करूं, बैठे बैठे इस शादी को देखती रहूं? तुम जानती भी हो अगर ये शादी हो गई तो क्या हो सकता है विशाखा। दामिनी जी की बात सुनकर विशाखा बस दामिनी जी की तरफ देखती रह गई। दामिनी जी गुस्से से कांपते हुए बोली, अगर वो अंशिका ठाकुर इस घर में शादी करके आ गई तो तुम सोच भी नहीं सकती क्या होगा। वो कोई मासूम सी लड़की नहीं है जो हमारे नीचे दबकर रहेगी। देखा है मैंने उस लड़की को बहुत बार, कैंची की तरह जुबान चलती है उसकी। यहाँ पर मैं पिछले 22 सालों से हर चीज पर अपना कंट्रोल करके यहाँ पर राज कर रही हूँ, लेकिन अगर वो लड़की यहाँ पर आ गई ना तो मुझसे सब कुछ छिन जाएगा। वो लड़की बहुत चालाक है। जश्न को पिछले 22 सालों से बेवकूफ बना रहे हैं हम, लेकिन वो लड़की बेवकूफ बनने वालों में से नहीं बल्कि बेवकूफ बनाने वालों में से है। विशाखा अपनी जगह से उठी और दामिनी जी के पास आकर बोली, लेकिन आपके पास और कोई ऑप्शन भी तो नहीं है ना मॉम। आप ये शादी नहीं रोक सकती क्योंकि जश्न भाई ने खुद कहा है कि वो अंशिका ठाकुर से शादी करना चाहते हैं। ऐसे में मुझे नहीं लगता हम कुछ कर पाएंगे। दामिनी जी शातिर नजरों से कुछ सोचते हुए बोली, अगर मैं चाहूं तो बहुत कुछ कर सकती हूं, लेकिन उसके लिए मुझे वक्त चाहिए। शादी तो मैं किसी भी कीमत पर जश्न की उस अंशिका ठाकुर से नहीं होने दूंगी। ये बोलते हुए उनके चेहरे पर डेविल एक्सप्रेशन थे और विशाखा सोच रही थी कि उसकी मॉम ये पॉसिबल कैसे करेगी। तभी दरवाजे पर कदमों की आहट हुई। उन दोनों ने दरवाजे की तरफ देखा जहां पर एक लड़का खड़ा था जिसके साथ एक और लड़की भी थी। वो दामिनी जी का बेटा अंशुल और उसकी बीवी प्रकृति थी। वो दोनों आगे की तरफ आए और अंशुल दामिनी जी की तरफ देखते हुए बोला, आपने कुछ सोचा क्या मॉम? दामिनी जी हल्का सा मुस्कुराई और बोली, मुझे समझ में नहीं आता मैं इसे अपनी बदनसीबी कहूं या फिर अपनी बेवकूफ़ी की मैंने तुम जैसे बेटे को जन्म दिया जो किसी काम का नहीं। अगर तुम्हारे होते हुए भी मुझे अपना दिमाग चलाना पड़े तो तुम किस काम के? मैं किस बेवकूफ़ों के लिए इतना सब कुछ कर रही हूँ? मुझे तो खुद पर गुस्सा आ रहा है कि मैं तुम लोगों के बारे में सोच रही हूँ। दामिनी जी का गुस्सा देखकर प्रकृति तो तुरंत पीछे की तरफ हट गई। वो कुछ बोलकर अपना ही जुलूस नहीं निकलवाना चाहती थी। वही अंशुल तुरंत बोला, आप फिक्र मत कीजिए मॉम, अभी सिर्फ एंगेजमेंट है, शादी का वक्त तो आने दीजिए। सब कुछ कैसे एक झटके में बदल जाएगा, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। दामिनी जी व्यंग से हंसी और बोली, कहीं उस झटके में तुम्हें ही कोई झटका ना लग जाए। जरा अपना ख्याल रखना, अब जाओ यहां से जाकर बाहर तैयारी देखो। जश्न को लगना चाहिए कि हम उसकी खुशी में खुश हैं। उनकी बात सुनकर अंशुल और प्रकृति वहां से चले गए। उनके जाने के बाद विशाखा शातिर मुस्कुराहट के साथ बोली, अगर हम उस अंशिका का किस्सा ही खत्म कर दे तो? दामिनी जी गुस्से से बोली, और फिर जश्न हमारा किस्सा खत्म कर देगा। अगर उसे पता चल गया ना कि हमने अंशिका को मारने की कोशिश की है तो अब तक उसकी आंखों पर जो प्यार की पट्टी बंधी हुई है ना, वो हटने में 1 मिनट नहीं लगेगा और अगले ही पल हम इस घर से बाहर होंगे। तुम जाओ यहां से, मुझे क्या करना है और क्या नहीं ये मैं खुद सोच लूंगी। विशाखा उनकी बात सुनकर मुंह बनाते हुए वहां से चली गई। दामिनी जी अभी भी अपना शातिर दिमाग चल रही थी। तकरीबन आधे घंटे बाद सब लोग बाहर गार्डन में आ चुके थे। जश्न भी वहीं पर खड़ा था और अपने बिजनेस पार्टनर से मिल रहा था।
उसके चेहरे पर हल्की हल्की मुस्कुराहट थी, लेकिन दिल उसका बेसब्री से पागल हुए जा रहा था। उसकी नजरें सामने दरवाजे पर टिकी हुई थी, जहां से ठाकुर परिवार आने वाला था, और भाड़ में जाए सारी दुनिया, उसे तो सिर्फ और सिर्फ अपनी बेबी डॉल का इंतजार था। तभी ठाकुर परिवार की गाड़ियां अंदर आने लगी और कुछ ही देर में पूरा ठाकुर परिवार अंदर की तरफ आया, पर जश्न के गुस्से से मुठियां कस गई, क्योंकि पूरे परिवार में अति कहीं भी दिखाई नहीं दे रही थी। उसका चेहरा हल्का हल्का कांपने लगा था, लेकिन तभी उसे पीछे से अति आगे की तरफ आती हुई नजर आए। लाइट पिंक कलर का लहंगा, खुले कली बाल, लहंगे को संभाल कर बड़ी मुश्किल से वो चल रही थी। उसके हाथों में एक छोटी सी टोकरी थी जो गुलाब के फूलों से भरी हुई थी। वो कभी अपने एक हाथ से बालों को संभाल रही थी, तो कभी अपने लहंगे को। अचानक ही उसकी पेंसिल हील एकदम से टूट गई और वो नीचे की तरफ गिरने को हुई, लेकिन जश्न जो अब तक बिल्कुल पत्थर की तरह खड़ा था, वो तुरंत उसकी तरफ भागा और अगले ही पल उसने अपना हाथ अति की कमर पर लपेटते हुए उसे गिरने से बचा लिया। उसका हाथ अति की कमर को नाप रहा था। अति की सांसें हलक में अटक गई थी। उसका दिल जोरों से धक धक करने लगा था, और जब उसे जश्न का चेहरा अपने चेहरे के बिल्कुल करीब महसूस हुआ, तो उसकी जान और भी ज्यादा निकलने लगी। उसने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कर ली थी, लेकिन अब वो अपनी बड़ी बड़ी आंखों से जश्न को देख रही थी, और जश्न उसकी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए बोला, तुम कब चलना सीखोगी बेबी डॉल? उसकी बात सुनकर अति और भी ज्यादा चौंक गई। तभी उसकी नजर अपने आसपास गई, जहां पर सामने की तरफ खड़े सभी लोगों की नजर उन दोनों पर थी। उसकी पलकें बार बार फड़फड़ाने लगी थी। शेखावत मैंशन। अति जश्न की बाहों में झूल रही थी और जश्न की गहरी नजरों उस पर थी। उसका पूरा हाथ अति की कमर को नाप रहा था। वही अति की नजरें अपने आसपास थी, जहां पर अब सब लोग उन्हें ही देख रहे थे। उसकी पलकें फड़फड़ाने लगी थी। जश्न के सवाल पर वो खुद भी कुछ बोल नहीं पा रही थी। उसने जश्न के सीने पर अपने दोनों हाथ से थोड़ा दबाव देकर रखते हुए खुद को ऊपर की तरफ उठाया और बोली, वो पता नहीं क्यों, जब भी मैं आपके आसपास होती हूँ मैं खुद ब खुद गिर जाती हूँ। मुझे खुद नहीं पता मेरे पैरों को क्या हो जाता है। जश्न मुस्कुराया और बोला, कोई बात नहीं, जब तुम गिरती हो तो मैं तुम्हारे आसपास होता हूं ना, तुम्हें संभालने के लिए? अति ने अचानक ही पूछा, और जब आप मेरे आसपास नहीं होंगे तो? जश्न हल्का सा मुस्कुराया और थोड़ा उसके करीब आकर बोला, ऐसा कोई वक्त ही नहीं होगा। उसका जवाब सुनकर अति उसकी तरफ देखती रह गई। तभी अंशिका वहां पर आई और गुस्से से बोली, तुम्हें चलना नहीं आता क्या? अति उसकी आवाज सुनकर हल्की सी कांप उठी। वो तुरंत बोली, वो मैं बस चल रही थी, लेकिन पता नहीं कैसे मेरी हिल। ये बोलते हुए उसने अपनी हील की तरफ देखा, जहां पर उसकी हील टूटी नहीं थी, लेकिन शायद उसके सैंडल का नोट खुल गया था। अंशिका व्यंग्य से बोली, तुमने ये हाई हील सैंडल तो पहन लिए, लेकिन इन्हें पहनने की औकात नहीं है तुम्हारी। तजुर्बा क्या होगा? ये सब चीज तुम्हारे लिए नहीं है, बददिमाग कहीं की। तुम्हें यहाँ पर लाकर ही गलती कर दी। अभी वो बोल ही रही थी कि अचानक से उसकी आंखें बड़ी हो गई, क्योंकि जश्न अपने घुटनों के बल नीचे की तरफ झुक चुका था और उसने अति का सैंडल वाला पैर अपने सीने पर रख दिया था। उसकी हील की नोक जश्न के सीने पर चुभ रही थी। अति एकदम से हैरान रह गई। वो पूरी कांपने लगी थी और अंशिका ने गुस्से से मुठियां कस ली थी। वो जश्न की तरफ देखते बोली, ये आप क्या कर रहे हैं मिस्टर शेखावत? लेकिन जश्न ने तो उसका सवाल सुनकर उसकी तरफ देखा तक नहीं। उसकी नजरें अति पर टिकी हुई थी और वो बड़े ही प्यार से उसके सैंडल की नोट बांध रहा था। अति का दिल जोरों से धक धक कर रहा था। उसका गला सूखने लगा था। जश्न मुस्कुराते हुए बोला, तुम्हारा जो मन करे वो पहनो बेबी डॉल, तुम्हें संभालने के लिए मैं हूं। उसकी बात सुनकर अति और भी ज्यादा चौंक गई। वो उसे बेबी डॉल तो कहा करता था, लेकिन यूं अंशिका के सामने बेबी डॉल, और ये बात कहकर उसने अति के लिए प्रॉब्लम कितनी बढ़ा दी थी, ये सिर्फ वही जानती थी। वही अंशिका गुस्से से जश्न की तरफ देखते हुए बोली, आप इसे बेबी डॉल क्यों बोल रहे हैं और आप इसे क्यों संभालेंगे? जश्न ने बड़े ही प्यार से अति का पैर नीचे जमीन पर रखा और फिर अपने सीने पर लगी हुई धूल को अपने हाथ से साफ करते हुए अंशिका के सामने हुआ और बोला, बच्ची है वो, अगर उसे बेबी डॉल नहीं कहूंगा तो क्या कहूंगा? और मेरे बेबी डॉल को संभालने से तुम्हें जेलस हो रहा है क्या? उसकी बात सुनकर अंशिका तुरंत बोली, लेकिन ऐसे वर्ड्स लड़के सिर्फ अपनी गर्लफ्रेंड या फिर वाइफ के लिए उसे करते हैं, और मैं नहीं चाहती मेरा होने वाला हस्बैंड किसी और लड़की के लिए इस तरह के वर्ड्स यूज करे। जश्न हल्का सा मुस्कुराया और बड़ी ही डीप वॉइस में बोला, डू यू रियली थिंक तुम मुझे कंट्रोल कर सकती हो? उसकी बात सुनकर अंशिका के होश उड़ गए। वो कुछ बोल ही नहीं पाई और जश्न ने अचानक ही उसकी कमर पर अपना हाथ रखकर उसे अपने करीब खींचा और बोला, एंगेजमेंट शुरू होने वाली है। ये बोलकर वो उसे ले गया। लेकिन अचानक की उसने पलटकर अति की तरफ देखा, जो अभी भी अपनी जगह पर सुन खड़ी थी। जश्न ने जिस तरह से उसके सैंडल की नोट बांधी थी, उसका दिल तो अभी भी जोरों से धक धक कर रहा था।
वो पूरी ब्लैंक हो चुकी थी। जश्न जब अंशिका को यूं लेकर आगे की तरफ आया तो सब लोग जो इधर उधर की बातें बनाने लगे थे, अचानक से ही उनके मुंह बंद हो चुके थे। मिस्टर ठाकुर आगे की तरफ आए और जश्न की तरफ देखते हुए बोले, आप दोनों को एक साथ देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। जशन हल्का सा मुस्कुराया और फिर आगे की तरफ देखते हो बोला, एंगेजमेंट की रस्म कुछ ही देर में शुरू होने वाली है। आई होप आपको शेखावत मेंशन में कोई प्रॉब्लम ना हो। आप लोगों की शाम काफी बेहतर हो। ये बोलकर वो अब अंशिका की कमर से अपना हाथ हटाकर आगे की तरफ बढ़ गया। वो एक बार फिर से अपने बिजनेस पार्टनर और अपने जान पहचान के लोगों से बातें करने में लग गया था, जबकि अंशिका की नजर अति पर थी, जो अब धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ रही थी। वो मनोहर जी के पास आए तो मनोहर जी उसकी तरफ देखते हुए बोले, तुम ठीक हो ना? अति कुछ बोलती उससे पहले ही अंशिका बोली, इसे कहाँ कुछ हो सकता है, ये तो वो लड़की है जो अपने पूरे परिवार को खा गई, भला इसे कैसे ही कुछ होगा? उसके बात सुनकर मनोहर जी गुस्से से बोले, बकवास बंद करो अंशिका, ऐसे कैसे तुम अति को ये सब बातें बोल सकती हो? वही अति अपनी आंखों में नमी लिए मनोहर जी की तरफ देखकर मुस्कुराई और बोली, छोड़िए ना दादाजी, शायद अंशिका का वो मतलब नहीं होगा। आप मुझे ये बताइए कि कुछ रह तो नहीं गया ना? सब कुछ हम अपने साथ ले तो आए हैं ना? मनोहर जी ने उसके गाल पर अपना हाथ रखा और बोले, बस इसीलिए हमें तुम बहुत पसंद हो। जिस तरह से तुम नेगेटिव चीजों को भी पॉजिटिविटी से लेती हो ना, ऐसा हर कोई नहीं कर सकता। ये बोलते हुए उन्होंने सर्द नजरों से अंशिका की तरफ देखा। अनीता जी जो चुपचाप सब कुछ देख रही थी, वो तुरंत बोली, कभी तो आप अपनी पोती का साथ दे दीजिए पापा जी। मुझे तो लगता है कि अंशिका आपकी पोती नहीं बल्कि ये मनहूस ही आपकी सब कुछ लगती है। खैर, अगर आपको हमारी फिक्र नहीं तो हम यहाँ पर कर भी क्या रहे हैं? ये बोलकर उन्होंने अंशिका का हाथ पकड़ा और उसे आगे की तरफ ले गए। मनोहर जी अति की तरफ देखते हुए बोले, तुम उनकी बातों का बुरा मत मानना। अति हंसी और बोली, मैंने कब बुरा माना? वो तो आप हैं जो बुरा मान जाते हैं। पर ऐसा मत किया कीजिए दादाजी, अंशिका और आंटी थोड़े अलग है लेकिन दिल के बुरे नहीं है। तभी विहान की गाड़ी भी शेखावत मेंशन के पार्किंग एरिया में आकर रुकी और वो गाड़ी से बाहर निकालकर आगे की तरफ आया। उसने जब अति की तरफ देखा तो मुस्कुराते हुए खुद से बोला, आज तो तुम सच में बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही हो अति। आज तो तुम्हारी तारीफ करना बनता है। अभी तो सगाई शुरू होने में थोड़ा वक्त है। एक काम करता हूँ, तुम्हें अकेले में एक तरफ बुलाता हूँ और फिर तुम्हारी तारीफ करता हूँ, ताकि तुम उस तारीफ को सुकून से सुन पाओ। ये बोलते हुए उसकी मुस्कुराहट और भी ज्यादा लंबी हो गई थी। वहीं दूसरी तरफ दामिनी जी वही गार्डन में खड़ी थी और विशाखा, अंशुल और प्रकृति तीनों उनके आसपास ही थे। उन्होंने अंशुल और प्रकृति की तरफ देखा और बोली, तुम मेहमानों का खास ख्याल रखना। अंशुल कुछ बोलने को हुआ लेकिन दामिनी जी तुरंत उसे चुप करवाते हुए बोली, जितना कहा है उसे चीज पर ध्यान दो। अंशुल और प्रकृति तुरंत वहां से आगे की तरफ बढ़ गए और एक एक मेहमान को पर्सनली हैंडल करने लगे। वही विशाखा दामिनी जी की तरफ देखते हुए बोली, आपने कुछ सोचा या नहीं मॉम? कहीं आप ये एंगेजमेंट होने तो नहीं देने वाली? दामिनी जी मुस्कुराते हुए बोली, कुछ सोचा तो है मैंने लेकिन देखते हैं प्लान कहाँ तक वर्क करता है। तुम एक काम करो, अंशिका के पास जाओ और उससे कहो कि मैं उसे कुछ ज्वेलरी गिफ्ट करना चाहती हूँ, इसलिए वो मुझसे मिलने अंदर आए। विशाखा ने तुरंत पूछा, लेकिन क्यों? दामिनी जी ने गुस्से से उसकी तरफ देखा तो अगले ही पल विशाखा अंशिका की तरफ बढ़ गई। वहीं दूसरी तरफ विहान ने एक वेटर को 500 का नोट दिया और बोला, उस लड़की को देख रहे हो? ये बोलते हुए उसकी नजर अति पर थी जो अपने बालों के साथ खेल रही थी। वेटर ने तुरंत अपना सर हाँ में हिलाया। विहान जल्दी से बोला, जाओ और जाकर उस लड़की को कहो कि मैं उसे शेखावत मेंशन के टेरेस पर बुला रहा हूँ। वेटर ने जल्दी से कहा, ओके सर। ये बोलकर वो अति की तरफ बढ़ गया। अति अभी भी अपनी जगह पर खड़ी मुस्कुरा रही थी। उसके पास ही 2 बच्चे खड़े थे, जो शायद शेखावत मेंशन में आए हुए मेहमानों में से किसी के थे। वो उन बच्चों के साथ खेलने में लगी हुई थी। वेटर ने जैसे ही आकर उसे कहा कि शेखावत मेंशन के टेरेस पर उसे कोई बुला रहा है, वो हैरानी से बोली, लेकिन मुझे कौन बुलाएगा? मैं तो यहाँ पर किसी को नहीं जानती। मेरा मतलब है जश्न जी तो वो सामने खड़े हैं ना, और उनके अलावा तो और किसी से मैंने कभी बात ही नहीं की। वो वेटर जल्दी से बोला, वो तो अब आपको खुद जाकर देखना पड़ेगा। अति अपना सर हाँ में हिलाकर बोली, अच्छा ठीक है, मैं चली जाऊंगी, आप जाइए। वेटर वहां से चला गया और अब अति अपना लहंगा संभालते हुए शेखावत मेंशन के अंदर आ गई और सीढ़ियों की तरफ बढ़ने लगी। वही विशाखा भी अंशिका के पास आई और पहले उसकी तारीफ कर फिर मुस्कुराते हुए बोली, तुम्हें मॉम अंदर बुला रही है। शायद वो तुम्हारे लिए कोई ज्वेलरी सिलेक्ट करना चाहती है, इसीलिए उन्हें तुम्हारी राय चाहिए। जाओ तो अंदर उनके पास। ज्वेलरी का नाम सुनकर अंशिका खुश हो गई।
ऐसा नहीं था कि ठाकुर परिवार गरीब था या फिर वो ज्वेलरी वगैरह परचेस नहीं कर सकते थे, लेकिन जो बात शेखावत में थी वो ठाकुर परिवार में थोड़ी कम थी। शेखावत परिवार दुनिया के मोस्ट रिचेस्ट फैमिली में टॉप पर था। वो तुरंत एक्साइट होते हुए अंदर की तरफ आए। जैसे ही वो दामिनी जी के कमरे की तरफ जाने लगी, एक सर्वेंट ने उसे रोका और बोला, आपको किसी रूम में नहीं जाना, बल्कि आपको तो टेरेस पर बुलाया गया है। अंशिका हैरानी से बोली, टेरेस पर? लेकिन मुझे तो विशाखा ने। वो सर्वेंट उसकी बात पूरी होने से पहले बोली, नहीं, आपको टेरेस पर बुलाया गया है, प्लीज आप टेरेस पर चली जाइए। एक्चुअली विहान ने वेटर को तो बोल दिया था, लेकिन उसने वहीं पर एक सर्वेंट को भी खड़ा कर दिया था ताकि जब अति अंदर आए तो वो कंफ्यूज ना हो और सीधा टेरेस पर ही आए। इसलिए अब अति की जगह अंशिका टेरेस की तरफ बढ़ गई। वहीं दूसरी तरफ अति जो सीढ़ियां चढ़ने वाली थी, उसे एक सर्वेंट ने बताया कि दामिनी जी ने उसे स्टोर रूम में बुलाया है। अति हैरानी से बोली, लेकिन दामिनी जी ने मुझे क्यों बुलाया होगा? मेरा मतलब है, मैं तो दामिनी आंटी को जानती नहीं। वो सर्वेंट तुरंत बोली, वो मुझे नहीं पता, आप उनसे जाकर पूछ लीजिएगा, उन्होंने आपको स्टोर रूम में ही बुलाया है, आप प्लीज वहां पर चली जाइए। अति ने अपना सर हाँ में हिलाया और स्टोर रूम की तरफ बढ़ गई। वहीं दूसरी तरफ जश्न जो अपनी पार्टी में बिजी था, उसकी नजरें अति को ढूंढने लगी थी। तभी उसका फोन वाइब्रेट हुआ। उसने अपने ब्लूटूथ को टच किया तो सामने से किसी आदमी की आवाज आई, सर मेम साहब अंदर की तरफ गई है। जश्न के एक्सप्रेशन थोड़े चेंज हुए और वो तुरंत अंदर की तरफ बढ़ गया। अंदर आते ही उसकी नजर स्टोर रूम की तरफ गई, जहां पर अति अंदर जा रही थी। उसे यूं देखकर जश्न ने उसे रोका नहीं, बल्कि अपने रूम की तरफ चला गया। उसके चेहरे पर तिरछी मुस्कुराहट थी। वहीं दूसरी तरफ टेरेस पर विहान अपने हाथों में फूल लिए अति का इंतजार कर रहा था। उसका चेहरा सामने रेलिंग की तरफ था। जैसे ही उसे पीछे से कदमों की आहट सुनाई दी, वो मुस्कुराते हुए बोला, मुझे पता था तुम आओगी। आखिर मैंने जो बुलाया था। तुम भी सोच रही होगी कि मैं तुम्हें ऐसे क्यों बुलाया, पर क्या करूं, तुम खूबसूरत ही इतनी लग रही हो कि मैं तुम्हारी तारीफ किए बिना रह नहीं पाया, और आज मुझे लगता है कि मुझे तुम्हारी तारीफ के अलावा और भी तुमसे बहुत कुछ कह देना चाहिए। ये बोलकर जैसे ही वो सामने की तरफ घुमा, सामने अंशिका को देखकर उसकी आंखें बड़ी हो गई। वहीं अंशिका भी हैरानी से उसकी तरफ देख रही थी कि आखिर विहान ये सब बोल किसके लिए रहा था। क्या स्टोर रूम में होगी अति के साथ कोई अनहोनी? शेखावत मेंशन। विहान ने जब अपने सामने अंशिका को देखा तो वो हैरान रह गया। वहीं अंशिका भी हैरान थी इस बात पर कि विहान इस तरह से किसकी तारीफ करना चाहता था और उसने टेरेस पर किसे बुलाया था। उसके हाथों में जो फ्लावर्स पड़े हुए थे वो किसके लिए थे? वो विहान के थोड़ा करीब आई और बोली, भाई ये सब क्या है? वही विहान थोड़ा हड़बड़ा गया और बोला, वो कुछ बोलता है उससे पहले ही अंशिका बोली, आप ऊपर किसका इंतजार कर रहे थे? बाहर नीचे मेरी एंगेजमेंट पार्टी चल रही है और आप यहाँ पर किसे तारीफ सुनने के लिए बुला रहे थे? ये सब क्या चल रहा है भाई? विहान अचानक से हंसने लगा और बोला, वो एक्चुअली क्या है ना, मेरी एक गर्लफ्रेंड है जिसे मैं कल प्रपोज करने वाला हूं, तो मैं बस उसी चीज की प्रैक्टिस कर रहा था। अंशिका हैरानी से उसकी तरफ देखते हुए बोली, प्रैक्टिस? और वो भी इस वक्त? वो भी शेखावत मेंशन में? हम अपने घर में नहीं है भाई, ये मेरा ससुराल है और आप यहाँ पर ऐसी हरकतें। विहान गुस्से से बोला, तो क्या हुआ, ये तुम्हारा ससुराल है तो इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं यहाँ पर सांस नहीं ले सकता। मैंने कहा ना तुमसे, मैं सिर्फ प्रैक्टिस कर रहा था। मैं यहाँ पर किसी को कोई चोट नहीं पहुंचा रहा और ना ही यहाँ पर किसी को हर्ट किया है, तो मुझे नहीं लगता कि तुम्हें ज्यादा प्रॉब्लम होनी चाहिए, और अगर तुम्हें प्रॉब्लम है तो तुम अपनी प्रॉब्लम अपने पास रखो। वैसे भी तुम कहाँ दूसरों के बारे में सोचती हो जो मैं तुम्हारे बारे में सोचूं? ये बोलकर विहान वहां से चला गया और अंशिका वहीं पर खड़ी रह गई। वो गुस्से से बोली, मेरा भाई मुझसे ही इस तरह से बात करता है और ये सब तुम्हारी वजह से है। ब्लडी सर्वेंट, तुमने मेरे घर के लोगों को अपने काबू में किया हुआ है। तुम्हें तो मैं छोड़ूंगी नहीं। मेरी एंगेजमेंट पार्टी खराब करने में तुम कोई कसर नहीं छोड़ रही हो। बोलते बोलते वो अचानक से रुकी और फिर कुछ सोचते हुए बोली, कहीं ऐसा तो नहीं कि उस अति और विहान भाई के बीच में कुछ चल रहा है? कहीं विहान भाई यहाँ पर अति को तो नहीं बुला रहे थे, क्योंकि उसके अलावा तो यहाँ पर। ये बोलते बोलते अब वो एक बार फिर से रुक चुकी थी। वो कुछ सोचते हुए बोली, कहीं मिस्टर शेखावत की बहन विशाखा? नहीं नहीं, मुझे नहीं लगता भाई और उसके बीच में कुछ होगा। ओह गॉड, भाई ने मुझे पूरा कंफ्यूज कर दिया है। मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या समझूं और क्या किसी को समझाऊं। इन सब के बीच में मुझे अपनी एंगेजमेंट पार्टी नहीं खराब करनी है, मुझे नीचे चलना होगा। ये बोलकर वो फ्रस्ट्रेटेड होते हुए नीचे की तरफ आ गई। वहीं दूसरी तरफ अति जैसे ही स्टोर रूम के अंदर आई, वो आवाज लगाते हुए बोली, आपने मुझे बुलाया दामिनी आंटी? ये बोलते हुए वो अंदर की तरफ झांक रही थी, लेकिन अंदर कोई भी नहीं था।
अचानक ही उस पीछे से स्टोर रूम का दरवाजा बंद होने की आवाज सुनाई दी और दरवाजे के बाहर खड़ी थी दामिनी जी। खुद वो पहले रूम के अंदर ही थी, लेकिन जब अति अंदर की तरफ आए तो वो तुरंत बाहर आ गई और आते ही उन्होंने दरवाजा बंद कर दिया। उन्होंने ये भी नहीं देखा कि अंदर जो लड़की आई है अंशिका नहीं बल्कि अति है। उन्हें एंगेजमेंट पार्टी रोकने के लिए अंशिका को बाहर रोकने की जरूरत थी, पर उन्होंने गलती से अति को स्टोर रूम के अंदर बंद कर दिया था। अब वो तुरंत वहां से साइड हट गई और नीचे की तरफ आ गई, जहां वो एक बार फिर से एंगेजमेंट पार्टी का हिस्सा बन चुकी थी। वहीं दूसरी तरफ जश्न अपने रूम में था। वो बेड पर बैठा था और उसके सामने लैपटॉप चल रहा था, जहां पर वो घर के एक एक कोने की फुटेज देख सकता था। उसने जब दामिनी जी को स्टोर रूम का दरवाजा बंद करते हुए देखा तो हल्का सा मुस्कुराया और बोला, आपसे कुछ इसी तरह की उम्मीद थी माय ब्लडी सौतेली मॉम। वैसे तो आपकी हरकतें मुझे कुछ खास पसंद नहीं आती, लेकिन अभी आपने जो किया है आई रियली लाइक इट। मेरी बेबी डॉल प्रॉब्लम में है और मैं उसे बचाने जाऊंगा। आई डोंट नो वो कभी ऐसी फेयरीटेल जैसी चीजें सोचती होगी या नहीं, लेकिन मैं चाहता हूं कि अगर वो ऐसे ड्रीम्स देखती है जहां पर वो किसी प्रॉब्लम में फंसे और चार्मिंग प्रिंस नहीं बिलियनर किंग आकर उसे बचाए, तो उसकी ऐसी ड्रीम्स पूरा करना तो मेरा फर्ज है। ये बोलकर वो एक बार फिर से मुस्कुराया और अब उसने अपना लैपटॉप बंद कर साइड में रखा। वो अपने हाथ में बंधी हुई वॉच की तरफ देख रहा था, जिसमें तकरीबन 9 बजने में 10 मिनट बाकी थे। उसके लिए अब एक एक पल गुजारना बहुत मुश्किल हो रहा था। वो जल्द से जल्द अपनी बेबी डॉल के पास पहुंचना चाहता था, लेकिन वो चाहता था कि जब वो अपनी बेबी डॉल के पास जाए तो उसकी बेबी डॉल भागते हुए उसके पास आए और उसके सीने से लिपट जाए। इसके लिए उसे ना चाहते हुए भी इंतजार करना पड़ रहा था। वहीं दूसरी तरफ अति ने जैसे ही स्टोर रूम का दरवाजा बंद होते हुए देखा, उसके होश उड़ गए। वो तुरंत भागते हुए दरवाजे के पास आई और दरवाजा खटखटाते हुए बोली, किसने किसने दरवाजा बंद किया है? कौन है बाहर? देखिए प्लीज जल्दी से दरवाजा खोलिए। मुझे अंधेरे से बहुत डर लगता है। मुझे निक्टोफोबिया है। प्लीज दरवाजा खोल दीजिए। मेरे साथ इस तरह का प्रैंक मत कीजिए। ये बोलते हुए वो लगातार दरवाजा खटखटा रही थी, लेकिन दरवाजा सामने से खुल ही नहीं रहा था। अति की सांसें गहरी होने लगी। उसे सच में अंधेरे से इतना ज्यादा डर लगता था कि वो पैनिक होने लग जाती थी, और यही प्रॉब्लम अब उसके साथ हो रही थी। उसकी बॉडी हल्की हल्की कंपनी लगी थी और सिर पूरा घूमने लगा था। वो डिज़नेस महसूस करने लगी थी। उसने अपने सिर पर अपना हाथ रखा और अपना दूसरा हाथ जोर जोर से दरवाजे पर मारते हुए बोली, कोई सुन रहा है मेरी आवाज? प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज दरवाजा खोल दीजिए। किसने दरवाजा बंद किया है और क्यों क्यों मुझे यहाँ पर बंद कर दिया गया है? प्लीज प्लीज दरवाजा खोल दीजिए, वरना मुझे कुछ हो जाएगा। यहाँ पर मुझे बहुत घुटन महसूस हो रही है। ये बोलते हुए वो लंबी लंबी सांसें ले रही थी। उसे पसीना आने लगा था। उसने आखिरी बार पूरी हिम्मत लगाकर जोर से अपना हाथ दरवाजे पर मारा और अचानक ही उसकी चीख निकल गई, क्योंकि दरवाजे पर एक कील लगा हुआ था जो उसकी उंगली पर चुभ गया था और उसकी उंगली से खून बहने लगा था। अपना हाथ झड़काते हुए वो पीछे की तरफ हट गई। उसके हाथ में उसे बहुत ज्यादा दर्द महसूस हो रहा था। डर और दर्द की वजह से उसका कांपना और भी ज्यादा बढ़ चुका था। वहीं जश्न अपने हाथ में बंधी हुई घड़ी की तरफ देख रहा था, जहां पर अब 9 बजने में सिर्फ 5 मिनट रह गए थे। वो कुछ सोचते हुए बोला, आई नो बेबी डॉल, तुम्हें निक्टोफोबिया है, लेकिन तुम्हें अपने डर से भी तो जीतना होगा ना। तुम जश्न सिंह शेखावत की बेबी डॉल हो। तुम ऐसे कमजोर तो नहीं हो सकती हो। तुम्हें स्ट्रांग तो वैसे भी मुझे बनाना ही है, तो अब तुम्हें अपने डर से लड़ना होगा। बट डोंट वरी, मैं तुम्हें कुछ होने नहीं दूंगा। ये बोलते हुए वो अभी भी अपनी वॉच की तरफ देख रहा था। जैसे ही 3 मिनट और हुए, वो तुरंत अब अपने रूम से बाहर निकला और सीढ़ियों की तरफ आया। उसने ऊपर स्टोर रूम की तरफ देखा, जहां दरवाजा जोर से बजे जा रहा था, लेकिन घर में कोई था ही नहीं, तो किसी को दरवाजा बजने की आवाज भी कैसे सुनाई देती। वो दरवाजे के बाहर आकर खड़ा हुआ और अंदर से आती हुई आवाजें सुनने लगा, जो बहुत घुटी घुटी आ रही थी। वहीं दूसरी तरफ अति की आवाज निकलना भी अब बंद हो चुकी थी। वो लगभग से अपने होश खो चुकी थी। वो अपने सिर पर अपना हाथ रख हल्का हल्का घूम रही थी। उसे चक्कर आ रहे थे। जैसे ही वो नीचे गिरने को हुई थी, अचानक ही जश्न ने उसे अपनी बाहों में संभाल लिया। अति जो पूरी तरह से बेहोश हो चुकी थी, वो उसकी बाहों में झूल रही थी। जश्न ने उसे अपनी गोद में उठाया और उसे अपने रूम की तरफ लेकर आने लगा। उसकी गोद में सिमटी हुई अति किसी बच्चे की तरह लग रही थी। जैसे ही उसने अति को बेड पर लिटाया, उसकी नजर अति के हाथ पर गई, जहां पर उसकी उंगली में कट लगा हुआ था और वहां से खून बह रहा था। उसकी चोट को देखकर जश्न को हद से ज्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन उसने अपने गुस्से को कंट्रोल किया और अति की तरफ देखकर बड़े ही प्यार से बोला, आई एम सो सॉरी बेबी डॉल, मेरी वजह से तुम्हें ये सब कुछ बर्दाश्त करना पड़ा। पर जश्न सिंह शेखावत की लाइफ इजी नहीं है।
तो तुम्हारी लाइफ इजी कैसे हो सकती है? यू हैव टू फेस इट। ये बोलते हुए उसने नीचे झुककर उसके माथे को बड़े ही प्यार से चूम लिया था। तभी उसने एक बार फिर से ऊपर से नीचे अति को पूरी तरह से देखा। लहंगे में वो पहले इतनी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी और ऊपर से उसका वो नाजुक सा पेट जो लहंगे और ब्लाउज के बीच से झांक रहा था, उसे देखकर जश्न के दिल में कुछ कुछ होने लगा था। लेकिन उसने अचानक ही अति का दुपट्टा उसके पेट पर फैला दिया ताकि वो उसके पेट को बार बार ना देखे। वो मुस्कुरा कर उसकी तरफ देखते हुए बोला, एक तो तुम मेरे कंट्रोल की धज्जियां उड़ा देती हो। ये बोलते हुए उसकी मुस्कुराहट और भी ज्यादा लंबी हो गई थी। उसने साइड टेबल पर रखा हुआ पानी का गिलास उठाया और पानी की कुछ बूंदें अति के चेहरे पर डालने लगा। अगले ही पल अति ने अपनी पलकें फड़फड़ाई और फिर धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। आंखें खोलते ही जैसे ही उसकी नजर सामने खड़े जश्न पर गई, वो तुरंत अपनी जगह पर उठकर बैठ गई और अगले ही पल उसकी आह निकल गई, क्योंकि जैसे ही उसने अपना हाथ नीचे बेड पर रखा उसकी उंगली मुड़ गई थी और दोबारा उसे उसी उंगली पर चोट लगी जहां पर पहले से खून बह रहा था। हालांकि अब वो खून सूख चुका था। जश्न उसकी बगल में बैठा और अगले ही पल उसने अति का हाथ अपने हाथ में थाम लिया। अति एकदम से कांप उठी। वो अपना हाथ पीछे खींचना चाहती थी, लेकिन जश्न के ओरा के सामने वो कुछ बोल ही नहीं पाई और जश्न ने भी जैसे ही उसे गहरी नजरों से देखा, उसने तुरंत अपनी नजरें झुका ली। जश्न उसकी उंगली की तरफ देखते हुए बोला, दर्द हो रहा है? अति ने हल्का सा अपना सर हाँ में हिलाया, लेकिन फिर नजर उठाकर बोली, कोई बात नहीं, मैं बैंडेज लगा लूंगी, अब मैं चलती हूँ। ये बोलकर उसने एक बार फिर से नाकामयाब सी कोशिश अपना हाथ छुड़ाने की पर जश्न ने इस बार उसका हाथ और भी ज्यादा कसकर पकड़ लिया और अपनी उंगलियों से उसके हाथ को बड़ी ही इंटेंस तरीके से छूने लगा। अति का दिल जोरों से धक धक करने लगा, उसका गला सूखने लगा था। वो पहले ही बहुत ज्यादा पैनिक हो रही थी, डर से उसकी हालत खराब हो रही थी और ऊपर से जश्न का ये सब करना उसकी जान निकाल रहा था। जश्न उसकी तरफ देखते हुए बोला, शायद गलती से किसी ने स्टोर रूम का दरवाजा बंद कर दिया था। अति की आंखों में हल्की सी नमी तैर गई। वो बड़ी मायूसी भरी आवाज में बोली, लेकिन मुझे अंधेरे से बहुत डर लगता है, इसलिए मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे मैं मर। उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही जश्न ने उसके होठों पर अपनी उंगली रख दी और बोला, ऐसा कभी नहीं होगा बेबी डॉल, मेरे होते हुए तुम्हें कुछ नहीं हो सकता। उसकी बात सुनकर अति उसकी तरफ देखती रह गई। अचानक ही वो होश में आई और बोली, आपकी तो एंगेजमेंट थी ना? तो क्या आपकी एंगेजमेंट हो गई? मैंने सब कुछ मिस कर दिया? जश्न मुस्कुराया और बोला, नहीं, तुमने कुछ मिस नहीं किया। ये बोलते हुए वो बिस्तर से उठा और सामने की तरफ गया जहां पर मेडिकल बॉक्स रखा था। वो उस मेडिकल बॉक्स को लेकर अति के पास आया और उसने अति का हाथ एक बार फिर से थाम कर उस पर पट्टी बांधनी शुरू कर दी। अति का दिल अभी भी जोरों से धड़क रहा था। जैसे जैसे जश्न उसकी उंगली पर पट्टी बांध रहा था वैसे वैसे उसे ऐसा लग रहा था जैसे जश्न उसे ही किसी डोरी में बांध रहा हो। वो अलग ही अट्रैक्शन सा फील कर रही थी। जश्न उसके एक्सप्रेशन देखकर हल्का सा उसकी कमर पर अपना हाथ रखकर बोला, तुम ठीक हो ना? अति एकदम से होश में आए और बोली, हाँ मैं ठीक हूँ, मुझे अब बाहर चलना चाहिए। ये बोलकर अब वो तुरंत बेड से उठी और वहां से बाहर जाने लगी। अचानक ही जश्न ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोका तो अति सीधा उसके ऊपर आकर गिरी। उसका दिल धक सा रह गया। सांसों का तूफान उसके सीने में चलता साफ दिखाई दे रहा था और उसका दुपट्टा जो उसके क्लीवेज से हट चुका था जश्न को पागल होने पर मजबूर कर रहा था। क्या अति जश्न के इरादे समझेगी? शेखावत मेंशन। जैसे ही जश्न ने अति को अपनी तरफ खींचा, अति सीधा उसके ऊपर जाकर गिरी। जश्न ने उसकी कमर पर अपने हाथ रख दिए थे और उसकी नजर अति के क्लीवेज पर थी जहां से दुपट्टा हट चुका था। जैसे ही अति ने जश्न की नजर वहां पर महसूस की वो एकदम से बेचैन हो उठी। वो तुरंत पीछे हटने लगी, लेकिन वो पीछे इस तरह से हटती कि वो एक बार फिर से लड़खड़ा जाती। जश्न ने उसकी कमर को बड़ी ही अदाओं से संभाला और फिर उसके दुपट्टे को भी पूरी तरह से उसकी गर्दन पर फैला दिया। अति उसकी तरफ देखती रह गई। जश्न मुस्कुराया और बोला, मैं वो तुमसे ये पूछ रहा था कि मैं कैसा लग रहा हूं? उसके सवाल पर अति एकदम हैरान रह गई। भला जश्न कैसा लग रहा है? ये जश्न उसे क्यों पूछ रहा है और वो कौन होती है ये बताने वाली? कहाँ जश्न और कहाँ वो खुद उसकी बराबरी कभी ख्वाबों में भी नहीं कर सकती। ऐसे में वो कैसे ही बताएगी कि इस वक्त वो कैसा लग रहा है? वो अपनी नजरें झुकाकर बोली, ये मैं कैसे बता सकती हूँ? जश्न उसके चेहरे की तरफ देखते हुए बोला, मेरी तरफ नजर उठाकर देखो और बताओ। अति ने उसकी बात सुनकर अपनी नजर उठाकर उसकी तरफ देखा। वो जो पलकों का किवाड़ खुला और जश्न पर उसका कहर मचा, ये तो जश्न ही जानता था कि इस एक पल में उसे क्या ही महसूस हुआ। अति बड़ी ही मासूमियत से बोली, आप अच्छे लग रहे हैं जश्न जी।
उसकी बात सुनकर जश्न के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उसने अच्छे से अति को उसकी जगह पर खड़ा किया और बोला, अच्छा ठीक है। अब तो अति तुरंत वहां से भाग गई। उसका दिल जोरों से धक धक कर रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब हो क्या रहा है। जश्न जिस तरह से उसके करीब आता है उसे बहुत गलत लग रहा था, लेकिन वो चाहकर भी खुद को रोक नहीं पा रही थी। बाहर आकर वो तुरंत दीवार से लग गई। उसने अपने सीने पर अपना हाथ रखा और अपनी बढ़ती हुई धड़कनों को महसूस करने लगी। वो खुद से ही बोली, ये मैं क्या कर रही हूँ? नहीं, मैं ऐसा नहीं सोच सकती। जश्न जी सिर्फ अंशिका के हैं, मेरा उन पर कोई हक नहीं। इस तरह से उन्हें बताना कि वो अच्छे लग रहे हैं, ये गलत है। मुझे उनके करीब नहीं जाना चाहिए। वो मेरी मदद करते हैं ठीक है, लेकिन पता नहीं क्यों जब वो मुझसे बात करते हैं तो मेरे रोंगटे क्यों खड़े हो जाते हैं। मुझे खुद को रोकना होगा उनके पास जाने से। अब मैं खुद को किसी प्रॉब्लम में जाने नहीं दूंगी जो वो मुझे बचाने आए। ये बोलते हुए वो खुद को ही हौसला और हिम्मत दे रही थी। वहीं दूसरी तरफ जश्न इस वक्त मिरर के सामने खड़ा था। तभी एक सर्वेंट ने आकर दरवाजा नॉक किया और सिर झुकाकर बोली, आपको बाहर सब बुला रहे हैं, एंगेजमेंट का वक्त हो गया है। जश्न बिना सर्वेंट की तरफ देखकर बोला, तुम जाओ, मैं आता हूं। वो सर्वेंट तुरंत वहां से चली गई। उसके जाने के बाद जश्न ने सामने मिरर की तरफ देखा। वो वहां बने हुए कैबिनेट्स की तरफ देख रहा था। उसकी नजर वहां कैबिनेट पर रखे हुए नेल कटर पर थी। उसने उसे नेल कटर को उठाया और अगले ही पल खून की कुछ बूंदें नीचे जमीन पर गिरी। जश्न के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। वहीं दूसरी तरफ दामिनी जी अंशिका को देखकर हैरान थी कि अंशिका इतनी आसानी से बाहर कैसे आ गई। उनका प्लान पूरी तरह से फ्लॉप हो चुका था। तभी विशाखा दामिनी जी की तरफ देखते हुए बोली, इसीलिए कहती हूं मैं कि मुझे अपने प्लान में शामिल कर लिया कीजिए। मुझे नहीं लगता अब आप में वो दम है मोम जो पहले था। कहीं ऐसा ना हो आपकी इस बढ़ती उम्र के साथ हम लोगों के हाथों से सब कुछ निकल जाए। दामिनी जी ने गुस्से से विशाखा की तरफ देखा। विशाखा अब एकदम से चुप हो गई। तकरीबन 10 मिनट बाद जश्न बाहर की तरफ आया। सबकी नजरें उस पर ही टिकी हुई थी। वो सीधा स्टेज पर आ गया, जहां पर अंशिका और उसकी फैमिली खड़ी थी और साथ ही साथ दामिनी जी के साथ साथ शेखावत फैमिली भी वहीं पर मौजूद थी। दामिनी जी जश्न की तरफ देखकर उसके पास आई और बोली, सब तुम्हारे इंतजार कर रहे थे। एंगेजमेंट की रस्म का वक्त हो गया है। जश्न मुस्कुराया और बोला, तो अब किसका इंतजार है? अब रस्म शुरू करवाइए मॉम। दामिनी जी ने पंडित जी को रस्म शुरू करने के लिए कहा। जश्न और अंशिका को नीचे की तरफ बिठाया गया, जहां पर वो दोनों चौकी पर बैठे थे और पंडित जी पूजा के मंत्र पढ़ रहे थे। पहले एक छोटी सी पूजा होने वाली थी। पंडित जी ने उन दोनों को तिलक लगाया और फिर उन दोनों को अब एंगेजमेंट की रस्म पूरी करने के लिए कहा। जश्न और अंशिका दोनों अपनी जगह से खड़े हुए। जश्न ने वही साइड में खड़ी हुई सर्वेंट जिसके हाथों में एंगेजमेंट रिंग वाली प्लेट थी उससे वो रिंग उठाई और अंशिका के हाथ की मिडिल फिंगर में पहना दी। अंशिका उसे रोकने लगी, लेकिन सब लोग उन दोनों की तरफ देख रहे थे तो वो कुछ बोल ही नहीं पाए। सब लोग अब तालियां बजाने लगे थे। सबके चेहरे पर मुस्कुराहट तैर रही थी। अब अंशिका जश्न को रिंग पहनने वाली थी। उसने जैसे ही रिंग अपने हाथ में ली और जश्न का हाथ थामने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया। जश्न ने अपना हाथ आगे की तरफ बढ़ा दिया। उसकी रिंग फिंगर पर बहुत बड़ा कट लगा हुआ था जिस पर छोटी सी पट्टी बंधी हुई थी ताकि वो जख्म साफ नजर आए। अंशिका हैरानी से बोली, ये क्या हो गया मिस्टर शेखावत, आपके हाथ पर ये चोट? जश्न मुस्कुराया और बोला, कुछ खास नहीं, बस यूं ही। तुम एक काम करो, रिंग लिटिल फिंगर में पहना दो। उसकी बात सुनकर अब अंशिका के पास और कोई ऑप्शन ही नहीं था। उसने जश्न की लिटिल फिंगर में वो रिंग पहना दी। सब लोग एक बार फिर से तालियां बजाने लगे थे। अति सब लोगों के बीच खड़ी थी और जश्न और अंशिका के लिए वो भी बहुत खुश नजर आ रही थी। कुछ ही देर में सब लोगों का डिनर शुरू हो गया और सब लोग अपने अपने में बिजी हो गए। जश्न जिसने एंगेजमेंट करते वक्त एक बार भी अति की तरफ नहीं देखा था, उसकी नजरें अब अति को ढूंढ रही थी। कुछ दूरी पर अति उसे विहान के साथ खड़ी नजर आई तो उसने गुस्से से अपनी मुट्ठी कस ली। वही विहान अति की तरफ देखते हुए बोला, तुम बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही हो आज। ऐसा लग रहा है जैसे चांद खुद जमीन पर उतर आया। अति ने अपना चेहरा झुका लिया और बोली, आप भी अच्छे लग रहे हैं। विहान और अति को एक साथ देखकर मनोहर जी की नजरें भी उन दोनों के ऊपर की टिकी हुई थी और वो मन ही मन सोच रहे थे कि वो दोनों एक दूसरे के साथ कितने अच्छे लगते हैं। तभी अचानक से ही विहान के सिर के ऊपर जाकर एक बहुत बड़ा रोड गिरा। विहान की दर्द से चीख निकल गई। सब लोग विहान की तरफ भागने लगे। अति डर से पीछे की तरफ हट गई थी। मनोहर जी और अनीता जी तुरंत आगे की तरफ आई और विहान को संभालते हुए अनीता जी बोली,
तुम ठीक तो हो ना विहान, तुम्हें चोट तो नहीं लगी? अंशिका भी विहान को फिक्र भरी नजरों से देख रही थी। तभी जश्न वहां पर आया और विहान की तरफ देखकर बोला, आई एम सो सॉरी, शायद डेकोरेशन वालों की गलती है ये। तुम ठीक तो हो ना, कहीं तुम्हें कोई चोट तो नहीं लगी? अगर हॉस्पिटल, उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही विहान अपना सर अपने हाथ से सहलाते हुए बोला, नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूं, इतनी ज्यादा नहीं लगी है, बचाव हो गया है। जश्न बिना किसी एक्सप्रेशन के बोला, लेकिन संभाल कर रहना पड़ता है, हर बार बचाव नहीं होता। उसकी बात सुनकर विहान ने उसकी तरफ हैरानी बड़ी नजरों से देखा। जश्न हल्का सा मुस्कुराया और बोला, तुम्हें थोड़ा सतर्क रहने की जरूरत है विहान। आई मीन अगर तुम चाहते तो तुम इस एक्सीडेंट से बच सकते थे। खैर तुम ठीक हो फिलहाल, यही काफी है। मनोहर जी जश्न की तरफ देखकर बोले, एंगेजमेंट की रस्म हो गई है और सबने डिनर भी कर लिया है। अब हम आपसे विदा लेना चाहेंगे मिस्टर शेखावत। ये बोलते हुए उन्होंने अपने हाथ जोड़ लिए। जश्न मुस्कुराया और एक नजर अति की तरफ देखकर बोला, मन तो नहीं कर रहा आप लोगों को जाने देने का, लेकिन आप लोगों को रोक सकूं, अभी फिलहाल इतना भी हक नहीं है। खैर आपका इंतजार रहेगा, अब तो शादी की रस्में शुरू होने वाली हैं तो मिलना जुलना होता ही रहेगा। ये बोलते हुए उसकी नजर एक बार फिर से अति पर आ चुकी थी और कोई नजरों को महसूस करे ना करे, लेकिन अति उन नजरों को महसूस कर सकती थी। वो तुरंत अपना चेहरा इधर उधर घुमाने लगी। देखते ही देखते पूरा ठाकुर परिवार बाहर की तरफ आ चुका था और अति भी उनके साथ ही थी। वहीं दूसरी तरफ उनके निकलते ही जश्न भी अब अंदर अपने रूम की तरफ आ गया था। रूम में आते ही उसने अपना लैपटॉप ऑन कर लिया था। वो एक नज़र अति को और देखना चाहता था, अभी उसका मन नहीं भरा था। बाहर आकर जैसे ही उसने अति को गाड़ी में बैठते हुए देखा, अचानक से उसकी आंखें बड़ी हो गई और उसका चेहरा गुस्से से कांपने लगा। अति जैसे ही गाड़ी में बैठने लगी, अंशिका ने उसे धक्का दे दिया था और बोली, बैक सीट पर जाकर बैठो, आगे बैठने की औकात नहीं है तुम्हारी। अति उसकी बात सुनकर बस उसकी तरफ देखती रही और अंशिका गाड़ी के अंदर बैठ गई थी। जश्न का मन तो कर रहा था कि वो अभी बाहर जाए और अंशिका को बुरी तरह से नोच ले, लेकिन फिलहाल वो शांत रहा। अति ने बैक सीट की तरफ देखा जहां पर अनीता जी और मनोहर जी बैठे थे। अब उनके साथ वो कैसे ही बैठ सकती थी, इसलिए दूसरी गाड़ी की तरफ बढ़ गई जहां पर विहान अकेला था। विहान को अकेले देखकर भी अब उसे अजीब लग रहा था, लेकिन उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था। वो चुपचाप गाड़ी में बैठ गई और गाड़ियां वहां से निकल गई। जश्न को अब और भी ज्यादा गुस्सा आने लगा था। तभी उसके चेहरे पर एक मिस्टीरियस स्माइल आ गई। दोनों गाड़ियां अभी कुछ दूरी पर आई थी कि अचानक ही ठाकुर फैमिली पर एक अटैक होने लगा। कुछ लोगों ने उनकी दोनों गाड़ियां रुकवा ली थी और उन्हें गाड़ियों से बाहर निकालकर गाड़ियां लेकर वहां से चले गए थे। मनोहर जी हैरान रह गए क्योंकि उन्होंने सिर्फ उनकी गाड़ियां और उनके फोन लूट लिए थे, बाकी जो ज्वेलरी उन्होंने पहनी हुई थी और जो महंगे सामान उनके पास थे, उनकी तरफ तो उन लुटेरों ने देखा तक नहीं। मनोहर और विहान दोनों अपनी जगह पर खड़े थे। उनके साथ ही अनीता जी, अंशिका और अति भी थे। सब लोगों के चेहरे पर परेशानी झलक रही थी। मनोहर जी परेशान होते हैं बोले, अब हम क्या करें, हम घर कैसे जाएंगे? विहान तुरंत बोला, आप परेशान मत होइए दादरी, मैं कुछ करता हूं। अभी वो बोल ही रहा था कि अचानक ही एक गाड़ी उनके सामने आकर रुकी। सब लोग हैरानी से उसे गाड़ी की तरफ देखने लगे। उसके पीछे ही एक गाड़ी और थी, लेकिन किसी ने उस गाड़ी की ड्राइविंग सीट की तरफ नहीं देखा। सब लोग आगे की तरफ जो गाड़ी खड़ी थी उसकी तरफ ही देख रहे थे। वहां से ड्राइवर बाहर निकाला और मनोहर जी के सामने आकर खड़ा हुआ। मनोहर जी सवालिया नजरों से देख रहे थे। वो ड्राइवर तुरंत बोला, जश्न जी ने हमें आपका पीछा करने के लिए भेजा था ताकि हम लोग आपको सेफली घर पहुंच सके। वो अपने मेहमानों को लेकर किसी तरह का कोई रिस्क नहीं लेते हैं क्योंकि इस तरह के अटैक होना आजकल बहुत ज्यादा नॉर्मल हो गया है। मनोहर जी हल्का सा मुस्कुराए और बोले, जश्न सिंह शेखावत की सोच जहां तक जाती है वहां तक तो कोई जा ही नहीं सकता। उनका शुक्रिया अदा मैं कैसे करूं, ये तो मुझे भी नहीं पता। मनोहर जी गाड़ी की सीट पर बैठ गए और अनीता जी और विहान भी गाड़ी में बैठे। अंशिका भी गाड़ी में बैठते ही वाली थी कि तभी उसकी नज़र पीछे खड़ी गाड़ी पर गई जिसमें जश्न बैठा था। वो तुरंत बोली, मैं पीछे वाली गाड़ी में आ जाऊंगी। मनोहर जी कुछ बोलते उससे पहले ही ड्राइवर बोला, वैसे भी ये गाड़ी फुल हो गई है तो आप एक काम कीजिए, आप भी मेम साहब के साथ दूसरी गाड़ी में बैठ जाइए। ये बोलते हो उसकी नज़र अति पर थी। अति गाड़ी के अंदर बैठने वाले थी, लेकिन अब वो रुक गई और अंशिका के साथ साथ दूसरी गाड़ी की तरफ बढ़ गई। मनोहर जी को लेकर वो गाड़ी आगे निकल चुकी थी और अंशिका और अति दोनों दूसरी गाड़ी की तरफ बढ़ रही थी। अंशिका के कदम तेजी से चल रहे थे क्योंकि वो जानती थी ड्राइविंग सीट पर जश्न बैठा है। वही जश्न अब गाड़ी से बाहर निकाला और आगे की तरफ आया। उसे देखकर अति की आंखें बड़ी हो गई।
वो भी धीमे धीमे कदमों से आगे की तरफ आए। वही अंशिका जश्न की तरफ देखते हुए बोली, आप अब तक बाहर क्यों नहीं आए थे? मेरा मतलब है अगर आप भी दादरी से मिल लेते तो उन्हें थोड़ा अच्छा लगता है। खैर आप बेशक से उन्हें बाद में मिल लीजिएगा। मुझे बहुत अच्छा लगा आपका ये केयरिंग नेचर देखकर। जश्न उसकी बात पर हल्का सा मुस्कुराया। अति बैक सीट की तरफ बढ़ने लगी। इस वक्त अंशिका भी फ्रंट सीट के पास खड़ी थी और जश्न ने फ्रंट सीट का दरवाजा खोल दिया था, पर जैसे ही वो गाड़ी में बैठने लगी जोर से उसका पैर लड़खड़ाया और वो सीधा जमीन पर जाकर गिरी। जश्न ने उसकी तरफ बड़ी ही कातिल नजरों से देखा। वही अति उसे देखकर एकदम से चौंक गई। वो तुरंत बोली, तुम ठीक तो हो ना अंशिका? अंशिका दर्द से कहराते हुए नीचे जमीन से उठी। वो जमीन पर ज्यादा देर लेटी रहकर जश्न के सामने अपनी इज्जत का कुचुम्बर नहीं निकलना चाहती थी। वही जश्न उसकी तरफ देखते हुए बोला, अगर हाई हील्स संभाल नहीं पाती हो तो पहनती क्यों हो? जरूरी नहीं अगर हाई हील्स खरीदने की औकात है तो उन्हें मेंटेन भी कर पाओगी। खैर चोट लगी है तुम्हें, इसलिए फ्रंट सीट पर बैठना तुम्हारे लिए मुश्किल होगा। एक काम करो, बैक सीट पर बैठ जाओ। उसकी बात सुनकर अंशिका कुछ बोल ही नहीं पाई और अचानक ही अति की धड़कनें तेजी से बढ़ने लगी। जब उसे अपना हाथ जश्न के हाथ में जकड़ता हुआ महसूस हुआ, उसका दिल जोरों से धक धक करने लगा था। जश्न ने उसके लिए फ्रंट सीट का दरवाजा एक बार फिर से खोल दिया था। मुंबई जश्न ने अंशिका को बैक सीट पर बैठने के लिए बोल दिया था और खुद उसका हाथ अब अति के हाथ पर कसता जा रहा था। वही जैसे ही अति को जश्न का हाथ अपने हाथ पर महसूस हुआ, उसकी सांसें तेजी से गहरी होने लगी और दिल जोरों से धड़कने लगा। उसने जश्न की तरफ देखा जो हल्का सा मुस्कुराकर उसकी तरफ देखते हुए बोला, तुम फ्रंट सीट पर बैठ जाओ। बेशक से तुम अंशिका के साथ पीछे बैठ जाती, लेकिन फिर मुझे ड्राइवर वाली फीलिंग आएगी और मुझे नहीं लगता तुम दोनों मुझे ड्राइवर वाली फीलिंग देना चाहोगी। उसकी बात सुनकर अति कुछ बोल ही नहीं पाए और ना ही अंशिका। उसका ऑरा ही ऐसा था कि उसके सामने किसी की जुबान खुलती ही नहीं थी। अति हल्का सा अपना सर हाँ में हिलाकर फ्रंट सीट पर बैठ गई और जश्न ने बड़े ही प्यार से गाड़ी का दरवाजा उसके लिए बंद भी किया। अब उसने अंशिका की तरफ देखा जो अभी भी बाहर खड़ी थी। वो उसे देखते हुए बोला, अब जल्दी से बैठ जाओ ना। ये बोलकर वो तुरंत ड्राइविंग सीट की तरफ बढ़ गया, जबकि अंशिका सिर्फ इसी चीज के इंतजार में थी कि जश्न उसे अंदर बैठने के लिए हेल्प करे। उसने बहुत अच्छी तरह से देखा था कैसे जश्न ने अति का हाथ पकड़कर उसे फ्रंट सीट पर बिठाया। उसका चेहरा एकदम लाल हो चुका था, जलन उसके चेहरे पर साफ दिखाई दे रही थी। वही जश्न के चेहरे पर लंबी सी स्माइल थी। अपनी बेबी डॉल के लिए तो वो कुछ भी कर सकता था और वो लोग जो उसकी बेबी डॉल को नीचे दिखाने की कोशिश करें उन्हें आसमान से उड़ते हुए नीचे जमीन पर कैसे खींचकर लाना है, ये वो बहुत अच्छी तरह से जानता था। अंशिका खुद को कंट्रोल करते हुए बैक सीट पर बैठ गई और जश्न ने गाड़ी स्टार्ट कर दी। उसकी नज़र बार बार अति की तरफ जा रही थी जो बाहर की तरफ देख रही थी। उसे देखते हुए जश्न का मन तो कर रहा था कि वो उसका हाथ अपने हाथ में थाम ले और फिर ड्राइव करे, लेकिन फिलहाल के लिए ये पॉसिबल नहीं था। कुछ ही देर बाद गाड़ी ठाकुर मैंशन के बाहर आकर रुकी और जश्न ने आकर अति की तरफ का दरवाजा खोला। अति गाड़ी से बाहर निकल गई, लेकिन अभी तक अंशिका गाड़ी से बाहर नहीं आई थी क्योंकि जश्न ने उसकी साइड का दरवाजा नहीं खोला और जश्न ऐसा करने में इंटरेस्टेड भी नहीं लग रहा था। अंशिका खुद ही मुंह बनाते हुए बाहर आई। उसके बाहर आते ही जश्न एक नज़र अति की तरफ देखकर बोला, अब मैं चलता हूँ, गुड नाइट। ये बोलकर वो तुरंत वहां से चला गया और अंशिका अब गुस्से से अति को घूर रही थी। अति अंदर की तरफ जाने ही वाली थी कि अंशिका ने उसका हाथ पकड़कर उसे वापस अपनी तरफ खींचा। अति हैरानी से उसकी तरफ देखने लगी। अंशिका गुस्से से उसकी तरफ देखते हुए बोली, इरादे क्या है तुम्हारे? अति चौंकते हुए बोली, क्या मतलब है तुम्हारा अंशिका? अंशिका दांत पीसते हुए बोली, बहुत अच्छी तरह से जानती हो तुम कि मैं तुमसे क्या कहना चाहती हूँ। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मिस्टर शेखावत के साथ फ्रंट सीट पर बैठने की? अति हैरानी से बोली, लेकिन उन्होंने खुद मुझे फ्रंट सीट पर बैठने के लिए कहा। मैंने उनसे नहीं कहा था और अगर तुम्हें इतनी प्रॉब्लम थी तो तुम मुझे मना कर देती। अगर तुम उनके सामने बोलती तो मैं भी कुछ बोल पाती, लेकिन जब तुम चुप रह गई तो मैं भी कुछ नहीं बोल पाए। अंशिका गुस्से से गरजते हुए बोली, मुझे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश मत करो। अगर तुम्हें उन्हें कुछ कहना होता तो तुम्हें मेरी जरूरत नहीं थी। वैसे तो तुम्हारी जुबान इतनी लंबी चलती है, लेकिन मिस्टर शेखावत के सामने तुम्हारी जुबान कैसे नहीं चली? देखो मुझे नहीं पता तुम्हारे दिल और दिमाग में क्या चल रहा है, लेकिन एक बात मेरी कान खोल कर सुन लो। अगर तुम ये सोच रही हो कि तुम मेरे मिस्टर शेखावत को मुझसे छीन लोगी तो तुम बहुत गलत हो। मिस्टर शेखावत के साथ शादी मेरी हो रही है, इसलिए बेहतर होगा तुम्हारे लिए कि तुम उनसे दूर रहो। अगर आइंदा तुम मुझे उनके आसपास भी नजर आए तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं।
इतना बेइज्जत करोगी कि तुम सिर्फ ये घर नहीं ये शहर छोड़कर चली जाओगी। उसकी बात सुनकर अति बस उसकी तरफ देखती ही रह गई और अंशिका अब अंदर की तरफ चली गई थी। उसका चेहरा गुस्से से कांप रहा था। अंदर जाकर वो सीधा अपने रूम में आए और आकर फ्रस्ट्रेटेड होकर बेड पर बैठ गई। उसकी आंखों के सामने वो पल बार बार चल रहा था जब जश्न ने अति का हाथ थामा था और उसे उस पल से नफरत हो रही थी। वहीं दूसरी तरफ अति भी अपने रूम में आए और आते ही बेड पर बैठ गई। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वो रोते हुए बोली, मैं तो यहाँ पर रहना भी नहीं चाहती, लेकिन मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। अगर मेरा कोई अपना होता जिसके पास मैं जा सकती तो मैं कब की चली जाती। मैंने तो फिर भी एक कोशिश की थी, लेकिन उस कोशिश में शायद मैं अपना सब कुछ खो देती। ये बोलते हुए वो उस दिन को याद कर रही थी जब यूं ही अंशिका ने उसे बहुत ज्यादा भला बुरा सुनाया था और अति घर छोड़कर चली गई थी और उस दिन उस पर अटैक हुआ था। कुछ गुंडों ने उसका फायदा उठाने की कोशिश की थी, उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की थी और उस वक्त भी जश्न ने उसे बचाया था। उस दिन के बाद अति इतना ज्यादा डर गई थी कि उसने ये ख्याल ही दिल दिमाग से निकाल दिया था कि वो यहाँ से जाएगी। यहाँ रहते हुए कम से कम उसके पास रहने को छत थी, जहाँ वो कम से कम अपनी इज्जत तो बचा सकती थी, लेकिन बाहर की दुनिया में कितनी गंदगी भरी हुई थी ये वो बहुत अच्छी तरह से समझती थी। यूं ही रोते रोते तकरीबन आधा घंटा बीत गया और अति बेड पर बैठे बैठे ही सो गई। वहीं दूसरी तरफ शेखावत मैंशन जश्न अपने कमरे की तरफ जा रहा था, लेकिन तभी उसकी नज़र दामिनी जी के कमरे की तरफ गई और उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। वो तुरंत दामिनी जी के कमरे की तरफ आया। फिलहाल वो बेड पर नहीं थी, लेकिन वॉशरूम से पानी की आवाज आ रही थी जिससे साफ पता चल रहा था कि दामिनी जी वॉशरूम में है। अब जश्न की मुस्कुराहट और भी ज्यादा लंबी हो चुकी थी। वो अंदर की तरफ आया और अगले ही पल आकर उसने वॉशरूम का दरवाजा बाहर से बंद कर दिया। वो वॉशरूम की तरफ देखते हुए बोला, जरा आपको भी तो पता चले जब घुटन होती है तो कैसा फील होता है। ये बोलते हुए उसके चेहरे पर डेविल एक्सप्रेशन आ चुके थे। अब वो तुरंत उस रूम से बाहर चला गया और सीधा अपने रूम में आया। रूम में आते ही वो अपनी शर्ट के बटन खोलने लगा था। उसकी आंखों के सामने अति का चेहरा घूम रहा था और एक बार फिर से उसके चेहरे पर वो मुस्कुराहट आ रही थी जो हमेशा अति के सामने आया करती थी। वहीं दूसरी तरफ तकरीबन 1 घंटा बीत चुका था और दामिनी जी अपने वॉशरूम का दरवाजा बजाए जा रही थी, लेकिन कोई दरवाजा खोल ही नहीं रहा था। कोई दरवाजा खोलता कैसे? किसी को पता ही नहीं था कि दामिनी जी ऐसे वॉशरूम में बंद हो चुकी है। हर कोई अपने अपने रूम में था, लेकिन विशाखा अपने रूम से निकलकर दामिनी जी के पास आई। उसे अपनी ज्वेलरी दामिनी जी को देनी थी जो आज उसने पहनी थी, क्योंकि दामिनी जी सारी ज्वेलरी अपने पास ही रखती थी, बेशक से वो ज्वेलरी विशाखा की हो या फिर प्रकृति की। जैसे ही वो रूम में आए और उसने दामिनी जी को मिसिंग देखा तो हैरान रह गई। तभी उसके कानों में दरवाजा बजाने की आवाज आई। दामिनी जी इतना ज्यादा थक गई थी कि अब वो लगातार दरवाजा भी नहीं बजा पा रही थी। वो नीचे जमीन पर बैठ गई थी। पसीने से और घबराहट से उनका बुरा हाल हो चुका था। जैसे ही उन्हें महसूस हुआ कि उनके रूम में कोई आया है, उन्होंने दरवाजा बजाना शुरू कर दिया था। विशाखा ने जल्दी से जाकर दरवाजा खोला। जैसे ही उसने दामिनी जी की हालत देखी वो हैरान रह गई। वो तुरंत बोली, ये आपको क्या हुआ मॉम? आप ऐसे वॉशरूम में बंद कैसे हो गई? आप ठीक तो है ना? ये बोलते हुए वो दामिनी जी को आगे की तरफ लेकर आए। दामिनी जी की सांस अटक रही थी। विशाखा ने जल्दी से उन्हें पानी दिया और उन्हें नॉर्मल करने की कोशिश करने लगी। कुछ देर बाद दामिनी जी गहरी गहरी सांस लेते हुए बोली, जरूर ये किसी ने जानबूझकर किया है। एक बार मुझे पता चल जाए ये हरकत किसकी है, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। विशाखा भी तुरंत बोली, हाँ मॉम आप सही बोल रही है। ऐसे कैसे आपके वॉशरूम का दरवाजा बाहर से बंद हो सकता है? जरूर ये किसी ने जानबूझकर ही किया है। दामिनी जी का चेहरा अब गुस्से से लाल होने लगा था। सुबह का वक्त। आज जश्न और अंशिका की मेहंदी की रस्म थी जो शेखावत मैंशन में नहीं बल्कि ठाकुर मैंशन में होने वाली थी। जश्न को इंतजार था रात का, कब रात हो और कब वो अपनी बेबी डॉल के पास जाए। लेकिन उससे पहले उसे ऑफिस जाना था, अपने कुछ इंपॉर्टेंट काम खत्म करने थे। दोपहर के तकरीबन 4 बजे वो अपने ऑफिस में था, तभी उसके पास एक कॉल आया जो कॉल पुलिस स्टेशन से था। उसने वो कॉल रिसीव किया। सामने से इंस्पेक्टर की आवाज आई, सर वो एक बार फिर से आई थी। जश्न तुरंत बोला, तो तुमने क्या कहा? इंस्पेक्टर थोड़ा घबराते हुए बोला, वो एक बार फिर से फाइल खोलने की बात कर रही थी। वो चाहती है कि हम उसके भाई के एक्सीडेंट की इन्वेस्टिगेशन एक बार फिर से करें। उसका कहना है कि वो एक्सीडेंट नहीं बल्कि एक वेल प्लान्ड मर्डर था। जश्न बिना किसी एक्सप्रेशन के बोला, और तुमने क्या कहा? इंस्पेक्टर की अब जुबान हलक में अटकने लगी।
वो कांपती हुई आवाज में बोले, वो सर मैंने। उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही जश्न बोला, अगर वो फाइल दोबारा खुली तो उस फाइल के साथ साथ और बहुत कुछ खुलेगा। सुना है तुमने रिश्वत से गोवा में एक 4 BHK फ्लैट ले रखा है और देहरादून में एक आलीशान बंगला, एक फैक्ट्री भी है तुम्हारी जो तुम्हारी बीवी के नाम है और उसमें गैर कानूनी काम चलते हैं और तुमने अपनी पहली बीवी का मर्डर भी किया था ना। उसकी बात सुनकर उस इंस्पेक्टर की आंखें बड़ी हो गई। वो तुरंत बोला, आप फिक्र मत कीजिए सर, वो फाइल दोबारा नहीं खुलेगी। बेशक से दुनिया इधर की उधर हो जाए लेकिन वो फाइल दोबारा कभी नहीं खुलेगी। मिस अति वर्मा को कभी पता नहीं चलेगा कि उनके भाई का मर्डर हुआ था या फिर एक्सीडेंट। उसकी बात सुनकर जश्न मुस्कुराया और बोला, वेरी गुड। ये बोलकर उसने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया था और वो इंस्पेक्टर अपना पसीना पोंछने लगा था। वहीं दूसरी तरफ शेखावत इंडस्ट्रीज जश्न अभी भी अपना काम कर रहा था। तभी उसकी पर्सनल असिस्टेंट ने आकर दरवाजा नॉक किया जिसका नाम कृपा था। कृपा जैसे ही अंदर आई वो जश्न की तरफ देखते हुए बोली, आपसे मिलने के लिए अंशिका ठाकुर आई है। जश्न ने नजर उठाकर कृपा की तरफ देखा। कृपा आगे बोली, वो बोल रही थी कि उन्हें परमिशन की जरूरत नहीं, वो तो सीधा अंदर आ रही थी लेकिन मैंने उन्हें बाहर रोक दिया। क्या मैं उन्हें अंदर भेज दूं? एक्चुअली वो क्या है कि वो बहुत ज्यादा शोर मचा रही है, कह रही है कि किसी की औकात नहीं है उन्हें ऐसे रोकने की। जश्न हल्की सी तिरछी मुस्कुराहट चेहरे पर लिए बोला, और किसी की औकात नहीं है जश्न से बिना उसकी मर्जी के मिलने की। उसे बोल दो मैं बिजी हूं, अगर 2 घंटे इंतजार कर सकती है तो उसकी मर्जी, वरना जश्न की मर्जी नहीं है उससे मिलने की। उसकी बात सुनकर कृपा हैरान रह गई क्योंकि इतना तो वो भी जानती थी कि आगे बीतने वाले 2 घंटे में जश्न की कोई मीटिंग भी नहीं है और ऐसा कुछ खास काम भी नहीं है जो जश्न अंशिका को इतना इंतजार कराए, और ऊपर से अंशिका तो खुद को उसकी मंगेतर बता रही थी। जश्न बिना किसी एक्सप्रेशन के बोला, आउट। अपनी सोच में खोई हुई कृपा तुरंत उसकी आवाज सुनकर वहां से बाहर आ गई। वो बाहर आकर अंशिका की तरफ देखते हुए बोली, सॉरी लेकिन सर अभी बहुत ज्यादा बिजी हैं, तकरीबन 2 घंटे लगेंगे उन्हें फ्री होने में, अगर आप इंतजार कर सकती हैं तो प्लीज। अभी वो बोल ही रही थी कि अंशिका गुस्से से बोली, मैं इंतजार नहीं करूंगी, मैं मिस्टर शेखावत की फ्यासे हूं, मुझे उनसे मिलने से कोई नहीं रोक सकता। ये बोलकर वो आगे की तरफ बढ़ने लगी। जैसे ही वो जश्न के केबिन के बाहर आए उसने दरवाजा खोलना चाहा, लेकिन दरवाजा अब अंदर से बंद हो चुका था। वो लगातार दरवाजा बजाती रही लेकिन जब किसी ने दरवाजा नहीं खोला तो वो फ्रस्ट्रेटेड होकर पीछे की तरफ हट गई और गुस्से से दंडनाते हुए वहां से चली गई। तभी अचानक से जश्न के पास कॉल आया कि अति मार्केट में आई हुई है। जैसे ही उसने ये सुना वो तुरंत अपनी जगह से उठा और अपने केबिन से बाहर निकलकर सीधा अपनी गाड़ी में बैठकर मार्केट के लिए निकल गया, जहां पर अति अपना दुपट्टा लेने के लिए आई हुई थी जो उसे आज के मेहंदी के फंक्शन में पहनना था। तकरीबन आधे घंटे बाद लोकल मार्केट अति दुपट्टा रंगने वाले के बिल्कुल सामने खड़ी थी और उससे बहस किए जा रही थी क्योंकि जब उसने दुपट्टा दिया तो उसने 300 रुपये बोले थे, लेकिन अब वो 500 रुपये मांग रहा था। जश्न जो अभी अभी वहां पर पहुंचा था उसने जैसे ही अति की तरफ देखा वो बस उसे देखता ही रह गया क्योंकि उस आदमी से बहस करती हुई अति बहुत ज्यादा क्यूट लग रही थी। मुंबई लोकल मार्केट, जश्न कभी इस तरह की मार्केट में भी नहीं आया था, लेकिन आज वो अपनी बेबी डॉल के लिए न सिर्फ मार्केट में आया था बल्कि वहां पर दीवानों की तरह खड़ा उसे देख भी रहा था। सामने ही अति खड़ी थी जो दुपट्टा बेचने वाले से लड़ रही थी क्योंकि उसने पहले 300 रुपये मांगे थे और अब वो 500 रुपये बोल रहा था। उस दुपट्टा रंगने वाले से बहस करते वक्त अति बहुत ज्यादा क्यूट लग रही थी, लेकिन तभी वो आदमी अचानक गुस्से से बोला, अरे अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो तुम दुपट्टा रंगवाने आई ही क्यों? आ जाती है तुम जैसी लड़कियां मुंह उठाकर बड़े बड़े फैशन स्टार को देखकर उनका फैशन तो कॉपी कर लेती हो, लेकिन ये भूल जाती हो कि तुम्हारी औकात नहीं है इस तरह के कपड़े पहनने की। जरूर किसी सस्ते दुकानदार से अपना लहंगा तो सिलवा लिया होगा तुमने और अब उस पर ओढ़ने वाला दुपट्टा तुम पर भारी पड़ रहा होगा। उसकी बात सुनकर अति भी गुस्से से बोली, क्या क्या कहा आपने? आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं भैया? मैं आपसे कितनी आराम से बोल रही हूं और आप, हद है। वैसे भी गलती आपकी है, आपने मुझे 300 रुपये बताए थे और अब आप 500 रुपये बोल रहे हैं। मैं ऐसे कैसे अपने 200 रुपये आपको फ्री में दे दूं? पैसे पेड़ पर थोड़ा ना उगते हैं? वो दुपट्टा रंगने वाला तुरंत बोला, रहने दो, मुझे ये बातें मत बताओ, मुझे बहुत अच्छी तरह से पता है मैंने तुम्हें 300 बोले थे या 500, यहाँ का रेट 500 है और अगर तुम 500 रुपये नहीं दे सकती तो ये दुपट्टा मुझे दो। ये बोलकर उसने अति के हाथों में पकड़ा हुआ दुपट्टा छीन लिया। नीचे ही जलता हुआ स्टोव था जिस पर पतीला रखा हुआ था और पतीले में गर्म उबलता हुआ पानी था। अति के हाथों से जैसे ही वो दुपट्टा निकला
अति ने तुरंत उस दुपट्टे को दोबारा कैच करने की कोशिश की और इस चक्कर में वो तुरंत नीचे गिरने लगी। उसकी सांसें हलक में अटक गई थी क्योंकि वो खुद पर कंट्रोल ही नहीं कर पा रही थी। वो नीचे गिर रही थी, पर अचानक ही किसी ने उसके पेट पर अपना हाथ रखा और उसे गिरने से बचा लिया। अति की सांसें एक पल के लिए रुक गई थी। उसने तो सोच लिया था कि आज उसका जलना तय है। वो खुद को संभाल भी नहीं पा रही थी, पर जश्न ने उसे अच्छी तरह से संभाला और उसे पीछे की तरफ कर अपने सामने खड़ा किया। अपने सामने जश्न को देखकर वो हैरान रह गई। वो भी इस तरह की मार्केट में, लेकिन वो कुछ बोलती उससे पहले ही जश्न मुस्कुराते हुए बोला, एक बार फिर से मैंने तुम्हें गिरने से बचा लिया, पर ऐसा कब तक चलेगा बेबी डॉल? कब तक तुम मासूम डॉल की तरह इधर उधर गिरोगी? सामने वाले को गिराना भी तो सीखो। ये बोलते हुए उसकी आवाज थोड़ी सर्द हो गई थी। वहीं अति अपने सूखते हुए गले को तर करने लगी। उसके मुंह से तो कोई शब्द निकल ही नहीं रहा था। वही जश्न ने अब गहरी नजरों से उस आदमी की तरफ देखा जो दुपट्टा रंगने वाला था। वो जश्न की तरफ देखते हुए बोला, अब तुम कौन हो? जश्न हल्का सा मुस्कुराया और बोला, मैं कोई भी नहीं। अति तुरंत उस आदमी को बोली, भैया चुप कर जाओ आप, इनके सामने आप अपनी जुबान मत खोलना। आप जानते नहीं है ये कौन है? वो आदमी अकड़ दिखाते हुए बोला, बेशक से ये कोई भी हो, तुम मुझे मेरे 502 वरना। जश्न उसकी बात पूरी होने से पहले बोला, सिर्फ 500 रुपए के लिए आप एक लड़की की जान खतरे में डाल रहे थे? कैसे इंसान हैं आप? वो आदमी तुरंत बोला, 500 तो क्या, मैं 5 रुपए के लिए भी कुछ भी कर सकता हूँ। अपने पैसे मैं बिल्कुल नहीं छोड़ता। अगर इतनी ही परवाह है इस लड़की की तो मुझे पैसे दो और इसे यहाँ से लेकर चले जाओ, वरना ये लड़की भी आज यहीं पर रुकेगी जब तक ये मेरे 500 रुपए नहीं दे देती, क्योंकि इसके लिए मैंने अपने रंग खराब किए हैं, अपनी मेहनत खराब की है। उसकी बात सुनकर जश्न मुस्कुराया, आप 500 रुपए के बदले में मेरी बेबी डॉल को यहाँ पर रखेंगे? उसके मुंह से मेरी बेबी डॉल सुनकर अति का दिल एक पल के लिए जोरों से धड़क उठा। वो बस जश्न की तरफ देखती रह गई। वहीं वो आदमी एटीट्यूड दिखाते हुए बोला, मैं तो तुम्हें भी यहाँ पर रख लूं, तुम चीज क्या हो? बेशक से तुम जो भी होगे अपने घर पर होगे, मेरे सामने एटीट्यूड मत दिखाना, रघु नाम है मेरा। उसके बाद सुनकर जश्न हंसा और बोला, आपने तो मुझे डरा दिया। खैर अब आपसे पंगा लेने की तो औकात नहीं है मेरी, लेकिन एक चीज मैं जरूर कर सकता हूँ, आपको आपकी मेहनत के पैसे दे सकता हूँ। वो क्या है? किसी की मेहनत तो मैं भी नहीं रखता। ये बोलते हुए उसने अपनी पॉकेट से 500 के तकरीबन 50 नोट निकाले और उस आदमी के सामने रखे हुए टेबल पर रख दिए। वो आदमी इतने सारे नोट देखकर हैरान रह गया। उसने तुरंत उन नोटों को उठा लिया। जश्न उसकी मुस्कुराहट देख रहा था। अभी वो आदमी मेहनत की बात कर रहा था, लेकिन उसने एक बार भी ये नहीं कहा कि वो इतने सारे पैसे नहीं रखेगा, उसे सिर्फ अपनी मेहनत की कमाई चाहिए। उसने तो वो सारे पैसे तुरंत अपनी जेब में डाल दिए थे। अति जश्न की तरफ देखते हुए बोली, आपने इतने सारे पैसे क्यों दे दिए? अब मैं आपको इतने सारे पैसे वापस कैसे करूंगी? मेरे पास तो इतने सारे पैसे नहीं है। उसकी बात सुनकर जश्न मुस्कुराया और बोला, तुम्हें मुझे ये पैसे देने की जरूरत भी नहीं है। अति तुरंत बोली, क्यों? आप मुझसे पैसे क्यों नहीं लेंगे? मैं कौन सा आपके लिए काम करती हूँ या फिर आपकी कोई अपनी? उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही जश्न उसके बिल्कुल करीब हो गया। अति के रोंगटे खड़े होने लगे। वो अपनी जगह पर खड़ी खड़ी हल्की हल्की कांप रही थी और ऊपर से जश्न का उसके गर्दन को छूना उसे और भी ज्यादा बेचैन करने लगा था। वही जश्न उसके कंधे पर रखा हुआ दुपट्टा ठीक कर रहा था जो हल्का सा नीचे सरक गया था। उसने वो दुपट्टा सही करते हुए कहा, जिस पर मेरी दुनिया कुर्बान, उससे मैं कैसे ही कुछ ले सकता हूँ, अगर देना है तो। ये बोलते बोलते वो चुप हो गया था। वहीं अति सवालिया नजरों से उसे देख रही थी। पता नहीं क्यों, लेकिन उसका मन कर रहा था ये जानने का जश्न उससे कहना क्या चाहता था। वो एकदम से चुप रह गई और जश्न पीछे की तरह हट गया। उसकी तरफ देखते हुए बोला, आओ मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर दूं। अति अपना सर झुकाकर बोली, मैं ऑटो से चली। उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही उसे अपनी उंगलियों में जश्न की उंगलियां महसूस होने लगी और जश्न उसे अपने साथ लेकर गाड़ी की तरफ बढ़ गया। वहीं कुछ ही दूरी पर खड़ा एक शख्स उन दोनों की पिक्चर्स क्लिक कर रहा था, जिसमें न सिर्फ अब की बल्कि उस वक्त की पिक्चर्स भी थी जब जश्न ने अति को अपनी बाहों में संभाला था। अब उनके जाने के बाद वो शख्स भी तुरंत वहां से चला गया था। जश्न ने अति को बड़े ही प्यार से अपनी गाड़ी में बिठाया और फिर उनकी गाड़ी कुछ ही देर बाद ठाकुर मैंशन के बाहर आकर रुकी। पूरे रास्ते अति अपना सर झुकाकर गाड़ी में बैठी रही थी और जश्न ने इतना तो सामने की तरफ नहीं देखा था जितना उसने अति की तरफ देखा था। अब जश्न ने अति की तरफ देखते हुए बोला, तुम्हारा घर आ गया। उसकी बात सुनकर अति ने नजरें उठाकर अपने आसपास देखा तो सच में उनकी गाड़ी ठाकुर मैंशन के बाहर पार्क हुई थी। वो तुरंत गाड़ी से बाहर निकलने लगी, लेकिन जश्न ने अचानक से उसका हाथ पकड़ लिया।
अति ने तुरंत पलटकर पीछे की तरफ देखा। जश्न हल्का सा मुस्कुराया और बोला, तुम्हारे हाथ कितने खूबसूरत है, बिल्कुल सफेद सफेद जैसे किसी खरगोश के नाजुक से हाथ, अगर इन पर मेहंदी लगेगी तो अच्छे लगेंगे ना। अति उसकी बात सुनकर उसकी तरफ देखती रह गई। जश्न ने उसका हाथ छोड़ दिया। अति धीमे से बोली, लेकिन आज तो आपकी और अंशिका की मेहंदी है ना। तो उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही जश्न मुस्कुराते हुए बोला, मुझे अच्छा लगेगा अगर तुम भी मेहंदी लगवाओगी तो। एक बार फिर से अब अति बस उसकी तरफ देखती रह गई थी और जश्न ने गाड़ी स्टार्ट कर दी थी और देखते ही देखते उसकी गाड़ी अति की आंखों से ओझल हो गई थी। तभी पीछे से अंशिका ने उसके कंधे पर अपना हाथ रखा और बोली, अभी अभी मिस्टर शेखावत की गाड़ी यहाँ से गई है ना, तुम उनके साथ आए हो। लेकिन तुम तो अपना कोई दुपट्टा लेने गई थी ना, तो तुम उनके साथ कैसे आए। ओह गॉड, एक बार फिर से तुम उनके आसपास पहुंच गई। कितनी बेशर्म हो तुम, मेरे बार बार वार्निंग देने के बाद भी तुम्हें शर्म नहीं आ रही क्या। अति तुरंत बोली, लेकिन मैंने तो उन्हें अपने पास नहीं बुलाया था ना, वो खुद वहां पर आए थे। उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही अंशिका चिल्लाते हुए बोली, ओह रियली, अब तुम ये कहना चाहती हो कि मिस्टर शेखावत खुद तुम्हारे पास आए हैं। तुम जानती भी हो तुम चीज क्या हो। उनकी सर्वेंट भी तुमसे ज्यादा क्लासी और ज्यादा हाई स्टैंडर्ड वाली होगी और तुम्हें लगता है कि वो तुम्हारे पास आएंगे। पहले जाकर आईने में अपनी शक्ल देखो, बदसूरत कहीं की। उसकी बात सुनकर अति कुछ बोल ही नहीं पाए। यही तो उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि वो कभी किसी को उल्टा जवाब नहीं दे पाती थी। वो चुपचाप वहां से चली गई और अंशिका गुस्से में वहीं पर खड़ी रही। उसने अब अपने फोन से जश्न को कॉल किया, लेकिन सामने से जश्न उसका कॉल रिसीव ही नहीं कर रहा था। कुछ ही देर बाद उसकी गाड़ी एक घर के बाहर आकर रुकी, जो एक छोटा सा घर था। मुश्किल से 2 कमरे, हाल और रसोई जितनी जगह थी। वो उसे घर के अंदर आया जहां पर वो आदमी बैठा था जिससे अति ने दुपट्टा रंगवाया था। वो अपने हाथों में पकड़े हुए 500 के नोटों की तरफ देख रहा था। देखते ही देखते जश्न के पीछे एक गाड़ी वहां पर और आकर रुकी और उसमें से 3-4 आदमी बाहर निकले। जश्न को वहां पर देखकर रघु तुरंत बोला, तुम यहाँ क्या कर रहे हो तुम? अपने पैसे लेने वापस आए हो क्या? अब मैं ये पैसे तुम्हें नहीं दूंगा। अब ये पैसे मेरे हैं, अगर तुमने इन पैसों को लेने की कोशिश भी की तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जश्न उसकी बात सुनकर मुस्कुराया और बोला, जिसकी खुद की जिंदगी की गारंटी नहीं वो जश्न सिंह शेखावत को मौत की धमकी दे रहा है। उसकी बात सुनकर रघु कुछ कहता उससे पहले ही जश्न के आदमियों ने तुरंत उसे घेर लिया था और उसे घसीटकर बाहर की तरफ लेकर जाने लगे थे। वो पैसे जो जश्न ने उसे दिए थे वो नीचे जमीन पर बिखर रहे थे। जश्न उन नोटों की तरफ देखकर हल्का सा मुस्कुराया और बाहर आकर अपनी गाड़ी में बैठ गया। अब उसकी गाड़ी उस मंजिल की तरफ बढ़ गई थी जहां पहुंचने से पहले उसके आदमी रघु को लेकर पहुंचने वाले थे और वहां पर रघु की खुद की रंगाई होने वाली थी। तकरीबन 15 मिनट बाद एक खुला एरिया जो किसी पुरानी फैक्ट्री की तरह लग रहा था, वहां जश्न किंग साइड चेयर पर बैठा था और उसके सामने रघु घुटनों के बल बैठा था। उसके हाथ बंधे हुए थे और उसका चेहरा चोटों से भरा हुआ था। कपड़े भी बुरी हालत में थे और काफी जगह से फटे हुए थे। रघु मुश्किल से सांस लेते हुए बोला, आखिर तुम हो कौन? जश्न उसके सवाल पर हल्का सा मुस्कुराया और फिर एकदम से सर्द लहजे में बोला, अपनी बेबी डॉल का जश्न जी और तुम्हारी मौत। ये बोलते हुए अब उसकी आवाज और भी ज्यादा खतरनाक हो गई थी। पुरानी फैक्ट्री में जश्न इस वक्त किंग साइड चेयर पर बैठा था और उसके सामने ही रघु घुटनों के बाल बैठा हुआ था। उसके हाथ पैर बंधे हुए थे और उसके चेहरे पर काफी चोटों के निशान थे। उसके कपड़े भी बुरी तरह से फटे हुए थे, जिससे साफ पता चल रहा था कि उसकी अच्छी खासी पिटाई की गई है और अब वो जश्न की तरफ देख रहा था। जश्न का जवाब सुनकर वो एकदम सुन्न रह गया था। अब तक जिस तरह से जश्न के आदमी उसे मार रहे थे, वो इतना तो समझ चुका था कि जश्न बहुत बड़ा आदमी है और बहुत खतरनाक भी, और अब उसका जवाब सुनकर तो उसकी हालत और भी ज्यादा खराब हो गई थी। वहीं जश्न उसकी तरफ देखते हुए बोला, तुम्हारी वजह से आज मेरी बेबी डॉल गर्म पानी में गिरने वाली थी और जिसकी वजह से मेरी बेबी डॉल गर्म पानी में गिरने वाली थी, अब उसे मैं बिना जलाए ही छोड़ दूं, ऐसा कैसे हो सकता है? उसे जिंदा इस तरह से जलाना चाहिए कि लाश को जलाने की जरूरत ही ना पड़े। उसकी बात सुनकर रघु कांपती हुई आवाज में बोला, देखो देखो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं अपनी गलती मानता हूँ, मुझे माफ कर दो। पैसों के लालच में मैं अंधा। अभी वो बोल ही रहा था कि उसके सामने एक बहुत बड़ा लोहे का बर्तन एक रैक की मदद से लाया गया। वो बर्तन बहुत ज्यादा बड़ा था। उसमें रघु जैसे 4 आदमी आसानी से आ सकते थे और नीचे लगे हुए पहियों की वजह से उसे खींचना भी बहुत ज्यादा आसान था। उस लोहे के बर्तन में गर्म उबलता हुआ पानी देखकर रघु तुरंत बोला, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। देखो, तुम मुझे इतनी छोटी गलती के लिए इतनी बड़ी सजा
अभी वो बोल ही रहा था कि जश्न ने अपने आदमियों की तरफ देखा और अगले ही पल उसके आदमियों ने रघु को उसके कंधों से पकड़ लिया। उसके हाथ पैर भी नहीं खोले गए थे ताकि वो आराम से उस उबलते हुए पानी में अच्छी तरह से डूब सके। रघु अपना सिर नामे हिलाते हुए बोला, प्लीज 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 मेरे साथ ऐसा मत करो, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूं। उसकी बात सुनकर अचानक ही जश्न ने अपना हाथ ऊपर की तरफ कर दिया। उसका इशारा पाकर उसके आदमी तुरंत रुक चुके थे। जश्न रघु की तरफ देखते हुए बोला, चलो एक मौका दिया तुम्हें, तुम अपने हाथ जोड़ लो मेरे सामने, मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। हाथ जोड़कर ये कह दो मेरी बेबी डॉल से बहस करके तुमने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की और अब तुम उस गलती की माफी मांग रहे हो तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। उसकी बात सुनकर रघु तुरंत अपने हाथ खोलने की कोशिश करने लगा था, लेकिन वो जितनी कोशिश कर रहा था उतना ही उसके हाथों की हालत खराब होती जा रही थी। उसके हाथों पर रस्सी बहुत ज्यादा कसकर बांधी गई थी। उसकी कलाइयों से खून बहने लगा था जिसकी वजह से उसे और भी ज्यादा दर्द हो रहा था और उसकी कलाइयों पर जिस तरह से घाव हो रहे थे उससे साफ पता चल रहा था कि अगर उसे अब गर्म पानी में छोड़ा जाएगा तो उसकी कलाइयों का तो बुरा हाल होने वाला है। पहले ही उसे बहुत ज्यादा चोटें आई हुई थी और ऊपर से अब ये हाल, उसे देखकर तो किसी को भी तरस आ जाता। जश्न उसकी तरफ देखते हुए बोला, 5 4 3 2। उसे काउंटिंग करते देख रघु की स्पीड और भी ज्यादा तेज हो गई थी, लेकिन जब तक जश्न ने एक कहा तब तक रस्सी खोलना तो दूर, वो उस रस्सी को ढीला तक नहीं कर पाया था। अब जश्न के आदमियों ने तुरंत उसे कंधों से उठाया और जोर से उस बर्तन में पटक दिया। रघु की चीखने और चिल्लाने की आवाज उस पूरी फैक्ट्री में गूंजने लगी और जश्न को उन आवाजों को सुनकर सुकून मिल रहा था। कोई उसकी बेबी डॉल को चोट पहुंचाना चाहे और ये कहे कि वो चंद ही पैसों के लिए उसकी बेबी डॉल की जान ले सकता है तो भला जश्न उसे कैसे ही छोड़ सकता था। वो मुस्कुराते हुए रघु की तरफ देख रहा था जो उस गर्म पानी में बुरी तरह से तड़प रहा था। वो अपने हाथ पैर भी नहीं चला पा रहा था जिसकी वजह से उसका तड़पना और भी ज्यादा भयानक लग रहा था। देखते ही देखते उसकी पूरी बॉडी एकदम से फूल चुकी थी और एकदम लाल हो गई थी। वो नीचे की तरफ पानी में डूबने लगा था और फिर एकदम से सब शांत हो गया। उसकी लाश ऊपर की तरफ तैरने लगी थी और जश्न के चेहरे पर लंबी सी डेविल स्माइल आ चुकी थी। वो अपनी जगह से उठा और अपने आदमियों की तरफ देखते हुए बोला, अब जली हुई लाश को और क्या ही जलाओगे, एक काम करना, कुछ भूखे कीड़े मकोड़े की भूख शांत कर देना। ये बोलकर उसने एक नजर रघु की तरफ देखा और फिर तुरंत वहां से चला गया। वहीं दूसरी तरफ ठाकुर मेंशन अति इस वक्त अपने कमरे में थी। वो आईने के सामने खड़ी थी और इस वक्त उसने मेहंदी कलर का एक लहंगा पहना हुआ था जिसका ब्लाउज बहुत ज्यादा हैवी था, लेकिन उसकी स्कर्ट एकदम नॉर्मल थी, पर वो उस पर बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रहा था। उसके गालों पर आ रहे उसके कली बाल तो उसे और भी ज्यादा खूबसूरत बना रहे थे। अभी रूम के दरवाजे पर कदमों की आहट हुई। उसने तुरंत पलटकर देखा तो सामने विहान खड़ा था। विहान ने जैसे ही उसे देखा वो एक पल के लिए उसकी तरफ देखा ही रह गया। वो धीमे धीमे कदमों से अंदर की तरफ आया और अति को देखते हुए बोला, बहुत खूबसूरत लग रही हो। अति हल्का सा मुस्कुराई और बोली, थैंक यू। विहान उसकी तरफ देखते हुए बोला, वो एक्चुअली दादाजी तुम्हें बुला रहे थे। वो किसी सर्वेंट को भेजने वाले थे लेकिन मैं खुद आ गया। मुझे एक्चुअली तुमसे कुछ कहना था। उसकी बात सुनकर अति मुस्कुराई और बोली, हाँ कहिए ना विहान जी। विहान ने हंसते हुए कहा, एक तो जब तुम मुझे विहान जी कहकर बुलाती हो ना तो मेरी धड़कनें बढ़ जाती है। उसकी बात सुनकर अब अति हैरानी से उसकी तरफ देखने लगी। इस तरह की बातों से उसे बहुत जल्दी अनकंफर्टेबल सा फील होने लग जाता था। विहान इसके आगे कुछ और बोलता उससे पहले ही एक सर्वेंट ने अब दरवाजा नॉक किया और बोली, दादाजी बोल रहे हैं कि बाहर मेहमान आने ही वाले हैं, वो आपको जल्दी से नीचे आने के लिए बोल रहे हैं। उस सर्वेंट की बात सुनकर अति तुरंत विहान से बोली, मैं आपकी बात बाद में सुनूंगी विहान जी, मुझे लगता है पहले हमें नीचे चलना चाहिए वरना दादाजी बहुत डांटेंगे। ये बोलकर वो जल्दी से अपना पोल की और फोन उठकर बाहर की तरफ आ गई। विहान ने अपने सिर पर अपना हाथ रख लिया। वो परेशान होते हुए बोला, यार आज भी मैं अपने दिल की बात अति से नहीं बोल पाया। ना जाने कब मैं उससे अपने प्यार का इजहार करूंगा। ओह गॉड, पता नहीं अति को देखकर ही मेरी हार्ट बीट इतनी फास्ट क्यों हो जाती है कि मैं कुछ बोल ही नहीं पाता। ये बोलते हुए वो गहरी गहरी सांस लेकर खुद को नॉर्मल करने की कोशिश कर रहा था। वहीं दूसरी तरफ जश्न इस वक्त अपनी गाड़ी में था। उसने ग्रीन कलर का एक कुर्ता पजामा पहना हुआ था जिसमें वो बहुत ही ज्यादा हैंडसम और अट्रैक्टिव लग रहा था। बाकी की गाड़ियां उसकी गाड़ी को फॉलो कर रही थी। विशाखा दामिनी जी की तरफ देखते हुए बोली, देख लेना मॉम, यहाँ पर शादी की रस्म पर रस्म होती रहेगी और आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। दामिनी जी गुस्से से बोली, तुम मुझे बातें मत सुनाओ, अगर इतना ही है तो तुम भी कुछ करो ना ताकि मुझे भी तुम पर प्राउड फील हो सके कि हाँ तुम मेरी बेटी हो।
उनकी बात सुनकर विशाखा अपना दिमाग चलाने लगी। कुछ ही देर में सारी गाड़ियां ठाकुर मैंशन के पार्किंग एरिया में आकर रुकी और जश्न अपनी गाड़ी से बाहर निकला। उसके पीछे पीछे ही अब दामिनी जी, विशाखा, प्रकृति और अंशुल आकर खड़े हो चुके थे। उनका स्वागत करने के लिए मनोहर जी और उनका परिवार वहीं पर मौजूद था। अति आगे की तरफ खड़ी थी और उसके हाथों में आरती की थाली थी। मनोहर जी ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, जाओ मेहमानों की पहले आरती उतारो। उनकी बात सुनकर अति मुस्कुराते हुए आगे की तरफ बढ़ने लगी। तभी अचानक से अनीता जी बोली, आपको नहीं लगता आप इस सर्वेंट को कुछ ज्यादा ही वैल्यू दे देते हैं पापा? इतना इम्पोर्टेंट काम आप इस सर्वेंट से करवा रहे हैं। अगर मेहमानों के जूते चप्पल उठाकर इधर उधर रखवाने होते तो आप ये काम इसे बोल सकते थे, लेकिन आरती। उनकी बात पूरी होती उससे पहले ही मनोहर जी ने गुस्से से उनकी तरफ देखा तो वो एकदम से चुप हो गई। वहीं विहान भी तुरंत बोला, आप भी हद करती है मॉम, अपनी ही बेटी की शादी मुझे लगता है आप खुद खराब कर लेंगे। उसकी बात सुनकर अब अनीता जी कुछ बोल ही नहीं पाए। वहीं अति मनोहर जी की तरफ देखते हुए बोली, एक काम कीजिए दादाजी, आप आंटी जी को ही आरती। वो अपनी बात पूरी करती उससे पहले ही मनोहर जी तुरंत बोले, जाओ और जाकर मेहमानों की आरती करो। अति ने अपना सर हल्का सा झुका लिया और जश्न की तरफ बढ़ गई। वहीं जश्न की नजर भी पूरी तरह से अति पर थी। ग्रीन कलर का लहंगा, जिसमें वो हद से ज्यादा खूबसूरत लग रही थी, ऊपर से आरती की थाली में जो दिया जल रहा था उसकी लो में तो उसके चेहरे की चमक और भी ज्यादा बढ़ चुकी थी। अति बिल्कुल जश्न के पास आकर खड़ी हुई और उसकी आरती उतारने लगी। बाकी सब लोग भी पीछे की तरफ खड़े थे। वहीं जश्न की नजर आरती के पूरे चेहरे पर घूम रही थी। अचानक ही उसने अपना हाथ आरती के दिए पर रख दिया। अति हैरानी से उसकी तरफ देखने लगी। वो तुरंत थाल पीछे की तरफ खींचने लगी, लेकिन जश्न ने अपने दूसरे हाथ से उसका हाथ रोक दिया। आरती की लो सीधा जश्न के हाथ पर लग रही थी और जश्न की गहरी नजरें आरती के चेहरे पर टिकी हुई थी। अति परेशान होते हुए बोली, आप क्या कर रहे हैं आप जश्न जी? वहीं दूसरी तरफ मनोहर जी और अनीता जी के साथ विहान पीछे की तरफ खड़ा था। अंशिका वहां पर मौजूद नहीं थी, उसे पीछे सोफे पर बिठाया गया था जहां पर उसे मेहंदी लगने वाली थी। तकरीबन 2 मिनट बाद जश्न ने जब अपना हाथ दिए के ऊपर से हटाया तो उसके हाथ पर कालिख लगी हुई थी। अति हैरानी से उसकी तरफ देख रही थी। वहीं जश्न की फैमिली भी कुछ समझ नहीं पा रही थी कि आखिर हो क्या रहा है। जश्न ने मुस्कुराते हुए अपने हाथ की तरफ देखा और अपने दूसरे हाथ की उंगली से उस कालिख को हल्का सा लगा लिया और फिर अति के चेहरे की तरफ बढ़ते हुए बोला, अब अगर मैं तुमसे काजल मांगता तो तुम्हें अपने रूम में जाना पड़ता। तुम इतनी खूबसूरत लग रही हो कि तुम्हें नजर का काला टीका लगाने से मैं खुद को रोक नहीं पाया। उसकी बात सुनकर अति बस उसकी तरफ देखती रह गई और जश्न ने उसके कान के पीछे वो काला टीका लगा दिया था। अति की पलकें बार बार झपक रही थी। उसे काला टीका लगाने के लिए जश्न ने अपना हाथ जला दिया था। जश्न मुस्कुराते हुए बोला, यूं ही खड़ी रहोगी या फिर मुझे अंदर भी आने दोगी? अति तुरंत पीछे की तरफ हट गई। वो हल्का हल्का कांप रही थी, अभी भी उस चीज पर यकीन नहीं रहा था जो अभी अभी उसके साथ हुई थी। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। वहीं दूसरी तरफ मनोहर जी जश्न का वेलकम करते हुए बोले, आइए आइए मिस्टर शेखावत, आपका स्वागत है। आज की मेहंदी की शाम आपके आने से और भी ज्यादा रंगीन हो गई। ये बोलते हुए वो जश्न को आगे की तरफ ले गए थे। वहीं मेहंदी का जिक्र सुनकर अचानक ही अति को जश्न की बात याद आ गई थी कि अगर वो अपने हाथों पर मेहंदी लगाएगी तो उसे अच्छा लगेगा। अब अति के दिमाग में बस यही चल रहा था कि जश्न उसके लिए अपना हाथ जला दिया तो क्या वो अपने हाथ पर मेहंदी नहीं लगा सकती। लेकिन फिर अचानक ही एक सवाल और उसके दिमाग में आया कि किस हक से। थैंक यू फॉर लिसनिंग। मुझे उम्मीद है आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज लाइक और कमेंट करना ना भूलें और मोर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।